रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके, किसी को कोई डाउट अभी तक? आज हम लोग देखने वाले हैं फंक्शंस। कल तक देख चुके थे। ओके, उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, आ, उसका कैसे फंक्शंस को यूज करते हैं, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, जो उसका है पैरामीटर्स और आर्गुमेंट लेने का, तो वो सब देखेंगे। ठीक है, पॉइंटर्स को भी देखेंगे थोड़ा सा। और हम लोग आज बेसिकली यहाँ पे जमा हुए हैं किस चीज़ के लिए? सीपी के लिए। कि अब काफ़ी सारे क्लासेस हो चुके हैं तुम लोगों को, तो नेक्स्ट क्या है कि इतना तक हुआ है तो तुम लोग भूल ना जाओ। ऑब्वियसली उसके लिए प्रैक्टिस तुम लोगों को करना पड़ेगा ना। तो प्रैक्टिस आखिर करें कैसे, क्या तरीका है, क्या बेटर वे है? ठीक है, कहाँ कहाँ तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो? बहुत सारे वेबसाइट मौजूद हैं अभी के टाइम में, तो हम लोग उसको कैसे यूटिलाइज करें अपने फ़ायदे के लिए, तो वो सब हम लोग आज देखेंगे। मेन आज का क्लास का ओके मेन उद्देश्य यही है कि हम लोग वहाँ जाएं, देखें कैसे यूज करते हैं, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, कैसे वहाँ सॉल्यूशन सबमिट करना है। ठीक है, वो सब देखेंगे। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं तुम लोग को, तो आज यही देखेंगे। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, फंक्शंस पढ़ लिए हैं, अरे पढ़ लिए हैं। फंक्शंस पूरा नहीं हुआ है, जो उसको आज हम कवर कर लेते हैं। ओके, अरे स्ट्रिंग जो कि मेन टॉपिक था उसको पढ़ चुके हैं। वेरिएबल्स डिक्लेरेशन ये सब पढ़ लिए, लूपिंग पढ़ लिए, कंडीशंस पढ़ लिए, और इतना इनफ है। ओके, तुम लोगों को स्टार्ट करने के लिए इतना इनफ है। इसलिए हम क्या किए कि ज़्यादा थ्योरी में डिटेल में ना जाते हुए यहाँ तक उसको कवर कर लिए कि एटलीस्ट तुम लोग कोड कर पाओ अब। ओके, तो अब क्या होगा कि जैसे ही तुम क्या करोगे कि कोड करोगे ना, तो तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। एक होता है क्या कि तुम ऐसे पर हो कि तुम बुक उठाओ या फिर कोई टॉपिक उठाओ या कोई लेक्चर उठाओ और एकदम डीप में चलते चले जाओ, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, ज़्यादा टॉपिक देख के तुम लोग डर जाओगे, है ना। उतना डीप में जाने का ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट तुम लोगों को पढ़ने से क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट तुम लोगों को प्रैक्टिस करने से क्लियर होगा। और वही हम लोग आज के क्लासेस में देखेंगे कि क्या तरीका है कि हम लोग प्रैक्टिस करें। ओके, कैसे करें, कहाँ जाकर प्रैक्टिस करें, क्या ऑप्शंस तुम लोगों के पास अवेलेबल है। ओके, तो हम लोग सब कुछ आज देखेंगे। पहले थोड़ा सा जो फंक्शंस में बाकी था, हम लोग रिटर्न टाइप देख लेते हैं, फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं, और उसके बाद तुमको वेबसाइट से हम रूबरू करवाएंगे। ओके, देखेंगे कि क्या क्या वेबसाइट मौजूद है हम लोगों के पास। फंक्शंस इसलिए बता दिए पहले क्योंकि ज़्यादातर वेबसाइट वही कर रहा है, फंक्शन ओरिएंटेड। ओके, वहाँ फंक्शंस ही तुमको लिखना पड़ता है, लीड कोड में सिर्फ फंक्शंस लिखना पड़ता है हम लोगों को जाके, बाकी कोड से मतलब नहीं होता है। तो बाकी कोड तो लिखना तुम जान ही चुके हो, फंक्शन सिर्फ लिखना होगा, उसको कैसे काम करेंगे वो अभी देख लेते हैं। ओके, और उसके बाद तुमको ले जाके उस वेबसाइट पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे, और फिर वहाँ से तुम लोग कंटिन्यू कर सकते हो अपना जर्नी। ठीक है, और फिर तुम लोगों को डाउट जो होगा हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। रेगुलर क्लासेस का जो हम लोग 1 घंटा अभी तक लेके चल रहे हैं, उसको 40 to 50 मिनट रखेंगे, मैक्सिमम 1 आवर तक जाएगा, और 30 मिनट हम लोग क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ। ओके, 1 से 2 क्वेश्चंस रखेंगे टारगेट कर लें। ठीक है, पर डे। ओके, कोई क्वेश्चंस पिक करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तुम लोगों को अभी तक अगर कोई डाउट है तो पूछो, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ओके, तब तक हम मेन स्क्रीन शेयर करते हैं। रिकॉर्डिंग सब ओके है? देखो स्क्रीन विजुअल है तुम लोगों को? यस सर। ओके, परफेक्ट। अब तो फंक्शंस करने वाले थे, तो देखो तुमको बता रहे हैं स्टार्टिंग से ही। ठीक है, वीडियो सारे अपलोडेड हैं यूट्यूब पे। ओके, और जितना भी कोड है उसको गिटहब पे अपलोड कर रहे हैं, तो तुम सारा ओके। हर्ष एक सेकेंड, किसी का कॉल आ रहा है। ओके, हाँ तो हर्ष, अगर आज तुम्हारा फर्स्ट क्लास है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम आज का क्लास कर लो, हम तुमको बोल देते हैं कि रिसोर्सेज कहाँ हैं, तुम एक बार उसको देख लो। ठीक है, वीडियोस को देखो स्टार्टिंग से,
अगर कहीं पे दिक्कत होता है ना हर्ष, तो तुम्हारे लिए एक क्लास ले लिया जाएगा, या वो लोग जो फर्स्ट टाइम आए हैं उसके लिए एक दो क्लासेस ले लिया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि तुमको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है सारा टॉपिक कवर कर दिया जाए। हालांकि सारा क्लासेस डिटेल वे में हो रहा है, तो तुमको मेरे ख्याल से वीडियोस में डाउट नहीं होने वाला है, लेकिन इफ इन केस अगर डाउट होता है तो क्लास लिया जाएगा। ओके, जिसका भी छूट रहा है कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, तो करेंगे हर्ष, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बता देते हैं तुम लोगों को सारा रिसोर्सेस कहाँ से मिलेगा। ओके, देखो गिटहब पे लिंक हम तुम लोगों को हर दिन दे रहे हैं, ठीक है। गिटहब पे यहाँ जाने के बाद अभी तक का देखो डे 11 तक हो चुका है, ये लास्ट क्लास का लेक्चर रिसोर्सेस है। यहाँ पे तुम्हारा सारा कोड है, यहाँ पे तुमको मिल जाएगा। ओके, और सब कुछ को गिटहब पे अपलोड कर रहे हैं। और तुम लोगों को हम गिटहब का भी 2 लेक्चर करवा दिए हैं कि ये सब हम कैसे कर रहे हैं, तुम देख के डरो नहीं, ठीक है। तुम समझ पाओ कि ये सब कैसे करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, तो तुमको यहाँ पे मिल जाएगा github.com/cisco/learn to code अगर लिखोगे। ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और तुम्हारा सारा वीडियोस यहाँ पे मिल जाएगा। अगर youtube.com के बाद @free coding club लिखते हो तो तुमको सारा वीडियोस यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जाके तुम सारा वीडियोस देख सकते हो, डे 11 तक अपलोडेड है। ओके, हाँ हाँ, देखो हिमांशु, फंक्शंस इन सी प्लस प्लस और सी में कोई डिफरेंस नहीं है। फंक्शंस में कोई डिफरेंस नहीं है सी प्लस प्लस और सी में, ठीक है। इवन अभी तक का जितना भी टॉपिक है ना, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। सिर्फ उसमें डिफरेंस क्या है, सी और सी प्लस प्लस में, इतना मानो तुम लोग कि सिर्फ इनपुट आउटपुट लेने का तरीका डिफर कर रहा है, ठीक है। इनपुट आउटपुट लेने का तरीका डिफर कर रहा है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तुम सेकेंड डे का वीडियो देख लेना एक बार, तुमको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग वहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट भी किए थे कि हम सी प्लस प्लस का फाइल कॉपी करके उसमें डाल दिए थे सी वाले में, और सारा का सारा कोड रन किया था, अच्छे से वर्क किया था। ओके, तो तुम एक बार देख लेना, तुमको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तुमको यहाँ पे और यहाँ पे रिसोर्सेस मिल जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी तुमको, एक सेकंड उसको पॉज करते हैं, तुमको देखो यहाँ पे सारा रिसोर्सेस यहाँ पे लिखा हुआ है, हेड टू द रिपोजिटरी, यहाँ पे तुमको रिसोर्सेस मिल जाएगा, ठीक है। और अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए, काफ़ी वक्त हो गया। ओके, 14 मिनट ऐसे ही हम लोग बर्बाद कर चुके हैं। तो हम अपना सारा कोड को कहाँ रख रहे हैं, इस फोल्डर में, गिट में, यहाँ पे रख रहे हैं। तुमको बताएं कि किसी फोल्डर को VS कोड में खोलने के लिए या तो उस फोल्डर को VS कोड पे ड्रैग करो, या तो उसके एड्रेस बार में जाके जहाँ पे उस फोल्डर का पाथ दिया रहता है, कोड और पीरियड लिखो, कोड और डॉट, वो VS कोड में खुल जाएगा। बार बार रिपीट कर रहे हैं इस चीज़ को, तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो अब सारा को हम थोड़ा क्लीन बनाते हैं, इसको कट करके, और आगे बढ़ते हैं फंक्शंस में, ठीक है। और आज में भी थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग इसको करके ही जाएंगे, ठीक है। कल तुम लोग क्या करना, सारा वेबसाइट पे जाके अकाउंट बना लेना और प्रैक्टिस चालू कर देना अपना। तो अब क्या करते हैं ना, डे 12 फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, पहले तो इस सबको मर्ज करते हैं। इसमें जाने के बाद एक फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं हम डे 12, और इस डे 12 के अंदर एक फाइल बनाते हैं main.cpp। ओके, फिर से C++ और C में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तुम लोग C++ पढ़ सकते हो, C का तुमको एवरी टॉपिक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। और कोड लिखते हैं। ओके, सबसे पहले लिखते हैं कोड, बेसिक C++ कोड लिख देते हैं, नेम स्पेस std रिटर्न 0, ठीक है। इतना तुमको हर बार लिखना है, ठीक है। अब फंक्शंस हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो कल क्या किए थे, एक सम का फंक्शन बनाए थे void solve, ओके, और जिसमें हम लोग क्या किए थे, a और b को पास किए थे, ठीक है। और यहाँ पे एक int a 5 ले लिए थे, int b समथिंग ले लेते हैं, और क्या किए थे हम, सम में a और b पास कर दिए थे,
ठीक है। और ये सम तुम्हारा क्या किया, सॉरी यहाँ पे भी सम नाम रखते हैं, यही बनाए थे कल, ठीक है। और ये क्या किया, तुमको सी आउट कर दिया a प्लस बी, ओके, सी आउट कर दिया a प्लस बी, यही प्रोग्राम कल लिखा है। तो एक चीज फंक्शन को दोबारा देख लो। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शंस यूज करने से पहले, ये सम फंक्शंस यूज करने से पहले हम लोग फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है। किसी को अगर इसमें डाउट है तो पिछला लेक्चर देख लेना, ओके। फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन तुम ऊपर भी बना सकते हो, नीचे भी बना सकते हो, लेकिन इफ इन केस अगर फंक्शन को नीचे डिफाइन करते हो, मतलब ये फंक्शन बॉडी नीचे लिखते हो, तो तुमको ऊपर में प्री डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इसका प्रोटोटाइप यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये फंक्शन मौजूद है। और वो तुम कैसे करोगे, तुम वो करोगे void sum int a int b, इतना लिखने के बाद सेमी कॉलन दे दोगे और ये सारा कोड को नीचे लिख दोगे, ठीक है। ऐसे भी तुम कर सकते हो। तुमको इस फंक्शन को जिसको नीचे बनाना है उसको ऊपर में बताना पड़ेगा कि ये फंक्शंस मेरा नीचे कहीं ना कहीं मौजूद होगा, ठीक है। कंपाइलर को बताना पड़ता है इस चीज को, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बस लास्ट में सेमी कॉलन दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फंक्शंस को प्री डिफाइन करना, ओके, ठीक है। तो हम लोग वापस से ऊपर में ही बनाते हैं, तुमको बताएं कि फंक्शंस को ऊपर में ही बनाओ, जनरली बेटर रहेगा, ठीक है। ये तुम्हारा फंक्शंस हो गया। तो ये सम फंक्शन बन गया। और इसमें क्या कर रहे हैं, देखो जरा गौर से, a और b जो वेरिएबल हम लोग बनाए हैं, इस फंक्शन को a और b पास कर दिए, ठीक है, a और b पास कर दिए। और यहाँ पे पास क्या हो रहा है, a और b पास नहीं हो रहा, ठीक है। देखो यहाँ ये कैसे काम करेगा, तुमको ये भी करके बताए थे कि अंडर द हुड इसको पास क्या हो रहा है, a में क्या वैल्यू रखा हुआ है भाई 5, और b में क्या रखा हुआ है 2। तो ये ऐसा लिखा जाएगा, इसके नेक्स्ट स्टेप में ये लिखा जाएगा a और b का जो वैल्यू है। इसको लिखाने के बाद फिर क्या होगा, वो फंक्शन यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, इसके पास 2, ठीक है। इसमें हम लोग पैरामीटर पास किए 5 और 2। यहाँ जब पास करते हैं तो इसको पैरामीटर बोलते हैं, यहाँ जो लेते हैं फंक्शन बॉडी में, फंक्शन को जब डिफाइन करते हैं इसको आर्गुमेंट बोलते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, पैरामीटर आर्गुमेंट में कोई अंतर नहीं है। बस इतना समझो कि जहां डिफाइन कर रहे हैं वहां पे आर्गुमेंट बोल देते हैं, और यहाँ पे पैरामीटर बोल देते हैं जब उसमें वैल्यू डालते हैं तो आर्गुमेंट में, ठीक है। तो ये तुम्हारा पैरामीटर क्या क्या है, 5 और 2 पैरामीटर है। ये 5 और 2 देखो सम में गया 5 और 2, और सम ले क्या रहा है, a और b को ले रहा है, ठीक है। तो a में चला जाएगा तुम्हारा पहला पैरामीटर जो पास किए जो कि 5 है तुम्हारा, b में चला जाएगा तुम्हारा सेकंड पैरामीटर जो पास किए जो कि 2 है तुम्हारा, ठीक है। यानी कि ये बन जाएगा अंडर द हुड। ये तुम्हारा कैसे काम करेगा, ये तुमको लिखा जाएगा int a इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, और b इज इक्वल्स टू 2, ऐसा लिखा जाएगा। और फिर तुम्हारा नेक्स्ट लाइन क्या करेगा, सी आउट कर देगा, a और b को प्लस करने के बाद सी आउट कर देगा और एंटर। ये हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। तो देखो ये तुम्हारा फंक्शन है, ठीक है, ये तुम्हारा फंक्शन है। अब ये जो हम लोग पैरामीटर और आर्गुमेंट जो कह रहे हैं ना, तो ये जो आर्गुमेंट है, फंक्शन आर्गुमेंट ले रहा है, और पैरामीटर के द्वारा जो तुम मतलब फंक्शन में जो तुम पैरामीटर पास कर रहे हो, मैं सिंपल सा इतना तुम समझो ना, पैरामीटर आर्गुमेंट भूल जाओ, सिंपल सा समझो कि फंक्शन में जो तुम वैल्यू को पास कर रहे हो, ओके। तो इसको पास करने का 2 तरीका है, ठीक है। यहां तुम अच्छे से देख सकते हो कि यहां पे हम क्या किए, वैल्यू पास किए, ओके। a और b को जो पास किए, a और b का वैल्यू यहां पे जाएगा, ठीक है। a और b का क्या जा रहा है, यहाँ पे वैल्यू जा रहा है, ओके। 5 और 2 तुमको अभी करके बताएं, ये कमेंटेड लाइन जो है लाइन नंबर 15 में है, ये 5 और 2 जा रहा है यहाँ पे, ओके, मीन्स वैल्यू जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं, यही जो है इसको बोलते हैं क्या, पास बाय वैल्यू, ठीक है, या कॉल बाय वैल्यू, ओके, कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। 2 तरीका है फंक्शन को कॉल करने का। यहां पे क्या किया, हम फंक्शन को बनाए, यहां पे क्या किए, फंक्शन को बनाए, फंक्शन को डिफाइन किए, और यहां पे फंक्शन को कॉल किए।
फंक्शन को कॉल कहाँ कर रहे हैं, मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, मतलब जहां भी फंक्शन को कॉल करेंगे, मतलब कॉल करना मतलब उस फंक्शन का यूज करना। तो फंक्शन को कॉल करने का दो तरीका है, या तो तुम उसमें वैल्यू देके कॉल करो, जैसे कि यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं 5 और 2, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉल बाय वैल्यू। देखो इसको हम हटाते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। वेरिएबल भी अगर हम देते हैं जैसे यहाँ पे, तो ये भी तुम्हारा कॉल बाय वैल्यू ही है, ये भी क्या है, कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि ए और बी का वैल्यू इसमें जाएगा। ओके, ये ए का वैल्यू 5 जाएगा और बी का वैल्यू 2 जाएगा, जो कि नीचे वाला लाइन यहाँ पे लिखे हैं। ये तुम्हारा क्या है, फंक्शन को कॉल करने का इस तरीका को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉल बाय वैल्यू। ओके, और यहाँ पे क्या किए, जो वैल्यू हम यहाँ पे पास किए, जो वैल्यू हम इस फंक्शन को दिए, वो वैल्यू को यहाँ पे फंक्शन कैच किया, वो वैल्यू को फंक्शन लिया और क्या किया, इस वाले में स्टोर कर लिया। इंट ए में 5 को स्टोर कर लिया, इंट बी में किसको स्टोर कर लिया, 2 को। याद रखो, ये मत सोचो कि हम यहाँ ए बी लिखे हैं, यहाँ ए बी लिखे हैं तो इसी वजह से हम यहाँ भी ए बी लिखे हैं। यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, हम num1 और num2 लिख सकते हैं, num1 और यहाँ पे हम कर देते हैं num2। कोई जरूरी नहीं है कि ए बी और लिखें, ठीक है। बस तुमको ये याद रखना होगा, पहले लिख देते हैं, बस तुमको ये याद रखना होगा क्या ना, कि अब क्या होगा कि जब 5 पास हुआ, ओके, तो वो num1 में जाके स्टोर हो जाएगा, और यहाँ b पास हुआ यानी कि 2 पास हुआ, b पास हुआ तो b का वैल्यू पास हो गया, 2 पास हुआ, ठीक है, और वो क्या होगा, num2 में जाके स्टोर हो जाएगा, और फिर तुमको सी आउट करना है num1 और num2 को, इस वाले लाइन को डिलीट कर देना। ओके, तो ऐसे तुम फंक्शन को क्या करते हो, वैल्यू पास करते हो। तो ये क्या हुआ तुम्हारा, कॉल बाय वैल्यू, फंक्शन को कॉल किए विद द हेल्प ऑफ वैल्यू या वेरिएबल। हम देखो वेरिएबल का नाम डायरेक्ट लिख रहे हैं, समझ रहे हो। अब एक और तरीका है हम लोगों को, ठीक है, एक और तरीका है हम लोगों को, कॉल बाय रेफरेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस। अब ये रेफरेंस क्या है, तुम कहोगे कि रेफरेंस क्या है, हो सकता है तुम नाम सुने होगे, हो सकता है नहीं सुने होगे। जो नहीं सुने वो ये जानो कि रेफरेंस मींस एड्रेस। ओके, रेफरेंस क्या है, तुम्हारा एड्रेस, कोई भी वेरिएबल का एड्रेस जो है वो उस वेरिएबल का रेफरेंस है। मींस इस वेरिएबल को रेफर करना किसी एड्रेस के द्वारा क्या है, हम एज को इस ए का वैल्यू लेने के लिए क्या करते हैं, सी आउट ए करते हैं, तो वो वैल्यू दे देता है ना तुमको, और ये वैल्यू कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा। ये वेरिएबल हम बनाए तो ऑब्वियसली ये वेरिएबल मेमोरी में जगह लेगा, तुम्हारा फिजिकल मेमोरी में जगह लेगा, रैम में जगह लेगा। ओके, तो ये कहीं ना कहीं तो वैल्यू रखा हुआ होगा। तो हम क्या किए, उसको ये ना बता के कि ए में 5 है, हम बता दिए कि भाई तुम इस जगह पे चले जाओ जहां पे वैल्यू रखा हुआ है, अब वहां जाके देख लो कौन सा वैल्यू रखा हुआ है, ठीक है। तो हम उसको उसका नाम नहीं पास किए, डायरेक्ट एड्रेस पास कर दिए। ओके, समझ रहे हो, जैसे इस 5 का, ये 5 मान लो कोई आदमी है, ठीक है, इसका नाम कुछ होगा, ठीक है, मान लो अभिषेक नाम है, ठीक है, या तो तुम कहीं जाके बता दो कि अभिषेक कहाँ मौजूद है, या तो ठीक है बता दो कि वो आदमी अभिषेक है, या तो तुम उसका एड्रेस बता दो, ठीक है, उससे मिलने का तो दो तरीका हो सकता है तुमको, है ना। तो क्या है कि इस ए को अगर 5 को लेना है तो या तो तुम ए को सी आउट करो, या तो उस एड्रेस पे जाओ और उस एड्रेस से उस वैल्यू को सी आउट कर दो, है ना। तो ये तुम्हारे पास तरीका मौजूद है। और तुमको हम बताए होंगे कि किसी भी वैल्यू का एड्रेस लेने का क्या तरीका था, तुमको हम बताए होंगे, अगर याद नहीं होगा तो ध्यान दो। तुमको हम बताए हैं कि अगर किसी भी वैल्यू का यानी कि किसी भी वेरिएबल का ये जानना है कि वो वेरिएबल मेरे मेमोरी में कहाँ मौजूद है, तो एम्परसेंड बताएं, ये जो सिंबल है जिसको एम्परसेंड बोलते हैं, किसी भी वेरिएबल के आगे अगर एम्परसेंड लगा देते हो तो तुमको ये बता देगा कि वो वेरिएबल कहाँ पे मौजूद है तुम्हारे मेमोरी में, उस मेमोरी का एड्रेस दे देगा। देखना चाहते हो तो देखो, ठीक है। पहले तो हम तुमको अब कंपाइल और रन करवा के दिखाते हैं। फिर से बता रहे हैं
कंपाइल अगर हम यहाँ पे करवाते हैं g++main.cpp तो ये एरर दे देगा, क्योंकि मेरा ये main.cpp फाइल यहाँ नहीं है, वो day12 वाले फोल्डर में है। तो हम पहले day12 वाले फोल्डर में चले जाते हैं और अब कंपाइल करवाते हैं g++main.cpp। ओके, हम थोड़ा सा इसको ना क्लीन बनाते हैं, इसको ऐसे करके तुम क्या करो ना, ये जो है ना VS कोड, इसको ऐसे करके ड्रैग करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसको भी ऐसे ड्रैग करोगे तो ये नीचे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तुमको कंपाइल हो जाएगा। ओके, और कंपाइल फिर से g++main.cpp और रन करवाते हैं। देखो ये क्या आ गया, देखो पहले तो ये फंक्शन कॉल हुआ और इस फंक्शन के जरिए हमको सी आउट मिल गया 5 और 2। ठीक है, इस फंक्शन को कॉल किए तो ए और बी का वैल्यू को पास कर दिया, ए और बी का वैल्यू ये वाला फंक्शन कैच किया और ए में मिल गया 5, बी में मिल गया सॉरी num1 में num1 को मिल गया 5, num2 को मिल गया 2। देखो यहाँ पे पास कर रहा है ना 5 और 2, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 2। तो यहाँ पे num1 और num2 को मिल गया वैल्यू और 5 और 2 को जोड़ के सी आउट कर दिया। तो ये वाला लाइन तो तुमको वो फंक्शन का वैल्यू दे दिया 7 और ये वाला सी आउट क्या किया, तुमको एड्रेस दिया ए का। ठीक है, एड्रेस दिया ए का। तो एक सेकेंड, तो ये क्या है ना, एड्रेस तुमको मिल गया। तो अब कहेंगे हम तुमको कि क्या होगा कि हम इसमें वैल्यू ना पास करके सम में एड्रेस पास करते हैं, सम में एड्रेस पास करते हैं। ठीक है, तो एड्रेस का कॉन्सेप्ट जानने से पहले एक चीज जान लो, हम लोग इसमें डीप अभी नहीं जाएंगे। एक चीज जान लो, तुम्हारे पास एक और डेटा टाइप है, मीन्स एक और कॉन्सेप्ट मौजूद है C++ में जिसको बोलते हैं पॉइंटर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, पॉइंटर्स। पॉइंटर्स होता क्या है, पॉइंटर्स बेसिकली होता है तुम्हारा एड्रेस। ठीक है, यानी कि पॉइंटर्स वो चीज है जो तुम्हारा एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, समझ रहे हो, एक ऐसा डेटा टाइप जिसमें तुम एड्रेस को स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, पॉइंटर्स इज बेसिकली द एड्रेस ऑफ एन। ओके, तो इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी देखेंगे कैसे। तो तुमको बस इतना याद रखना है कि पॉइंटर कुछ नहीं है, एड्रेस है। तो जैसे एक पॉइंटर बना के दिखाते हैं, पॉइंटर तुमको एस्ट्रिक सिंबल से बनाना है। जैसे एस्ट्रिक सिंबल से बनाना है, कैसे बनाना है, पहले देखो एक फाइल बनाते हैं पॉइंटर नाम का। ठीक है, पॉइंटर हम तुमको बना के दिखाते हैं, फिर हम इस एड्रेस में स्टोर करके दिखाएंगे कि उसको कैसे यूज करते हैं। ओके, और जैसे ही पॉइंटर खत्म होता है तुम पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस समझ जाओगे। पास ये तुम कॉल बाय वैल्यू या पास बाय वैल्यू। ठीक है, ये तो समझ गए कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, कि कैसे कॉल बाय वैल्यू करते हैं, कि फंक्शन को कॉल किए वैल्यू देके। लेकिन एड्रेस समझने से पहले एड्रेस को स्टोर करना सीख लो कि एड्रेस को हमको स्टोर कैसे करना होगा। यहाँ तो सी आउट करवा दिए, लेकिन हमको इस एड्रेस को स्टोर करके रखना है ताकि हम बाद में जान पाए। हम एक बनाना चाहते हैं एड्रेस ऑफ ए नाम का वेरिएबल जिसमें हम स्टोर करना चाहते हैं। तो इसको क्या करोगे, तो उसी के लिए हम लोग पॉइंटर पढ़ेंगे और पॉइंटर के लिए हम तुमको बताते हैं क्या होता है। अभी पॉइंटर्स में ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बस तुमको ये जानना है कि ये काम कैसे करता है और आखिर होता कैसे है। 3-4 कॉन्सेप्ट है, हम तुमको बताते हैं करके, हर एक तरह का पॉइंटर बना के दिखाते हैं। तो पहला नाम रखते हैं पॉइंटर। ठीक है, 1.cpp और इसमें फिर से बेसिक कोड ऐसा करते हैं, पिछला वाला कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, टाइम नहीं लगेगा। और इसको ठीक है, इसको कॉपी किए, कॉपी, इसको पेस्ट किए, ये हो गया। अब हमको ये जो सी आउट करवाए ना, तुम बोलोगे कि हमको इसको स्टोर करके रखना है कहीं पे, एड्रेस ऑफ ए को। तो अब देखो हम क्या किए, एड्रेस ऑफ ए को स्टोर करना चाहते हैं तो हम एक पॉइंटर बनाते हैं। पॉइंटर देखो बनाया कैसे जाता है। ठीक है, एक कमेंट लिखते हैं नीचे में। ठीक है, क्रिएटिंग अ पॉइंटर। ठीक है, तो तुमको पॉइंटर क्रिएट करने से पहले तुमको बताएं C++ क्या है, तुम्हारा डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। ठीक है, मीन्स तुमको हर एक चीज बताना पड़ता है, जो भी चीज तुम बनाना चाहते हो तुमको बताना पड़ता है कि वो क्या टाइप का बना रहा है। ठीक है, मीन्स जो भी वेरिएबल बनाना चाहते हो
बताना पड़ता है कि वो वेरिएबल क्या स्टोर करने वाला है। तो हम तो तुमको बता रहे हैं कि एड्रेस स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। तो किस टाइप का एड्रेस, अब ये भी बताना पड़ेगा कि तुमको वो एड्रेस किस टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा। इसीलिए तुमको लिखना होगा इंट। ओके, तो तुम लिखते हो ना इंट एड्रेस ऑफ, हम लिख देते हैं ऐड ऑफ, ठीक है, ऐड ऑफ ए, ठीक है, ऐड ऑफ ए नाम रखते हैं इसका हम, ये बताने के लिए कि एड्रेस ऑफ ए, और इसमें ए का एड्रेस स्टोर कर देंगे, ठीक है, ए का एड्रेस को स्टोर कर दिए। लेकिन सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा, तुमको क्या करना होगा ना, बस एक पॉइंटर का सिंबल लगा देना होगा, ये बन गया तुम्हारा पॉइंटर, ठीक है। तो किसी भी वेरिएबल के नेम के आगे या फिर तुम इसका डिक्लेरेशन के आगे कहीं भी, ठीक है, या फिर बीच में भी अगर हम ये सिंबल लगा देते हैं एस्ट्रिक, तो वो क्या करेगा, उसका एड्रेस को स्टोर करेगा। देखो कोई चेंजेस नहीं है, बस यहाँ भी हम डेटा टाइप लिखे हैं, ठीक है, यहाँ भी वेरिएबल का नाम दिए हैं, ठीक है, बस यहाँ पे स्टोर क्या कर रहे हैं, ए का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए हम एक ऐसा वेरिएबल बनाया है जिसको पॉइंटर बोलते हैं, ये भी एक तरह से वेरिएबल का टाइप ही है, डेटा टाइप ही है, ओके, ठीक है। और ये कैसे पता चलेगा कि पॉइंटर है, तुम पॉइंटर को पहचानो कैसे, देखो एस्ट्रिक सिंबल लगा हुआ है, एस्ट्रिक सिंबल लगा हुआ है, ओके, तो ये तुम्हारा पॉइंटर बन गया जो कि ए का वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है, एड्रेस को स्टोर किया हुआ है। तुम इसको सी आउट करवा के देखो, जैसे उस टाइम ए का एड्रेस को सी आउट करवाया था हम लोग, इसको यहाँ पे लिखते हैं, हाँ, अभी यहाँ पे हम सी आउट करवाते हैं उस पॉइंटर को, ऐड ऑफ ए को, देखो दोनों सेम आता है कि नहीं, ओके। जी प्लस प्लस, क्या नाम है मेरा फाइल का, पॉइंटर 1.cpp ना, रन करवाए, देखो दोनों सेम आ रहा ना, एक तो हम मैनुअली प्रिंट करवाए एड्रेस ऑफ ए, और एक हम एड्रेस ऑफ ए को किसी वेरिएबल में स्टोर कर दिए और उसको प्रिंट करवाए, देखो उस वेरिएबल को। अब तुमको बताए होंगे कि हम किसी भी एड्रेस से उस एड्रेस का वैल्यू भी ले सकते हैं, उस एड्रेस पे क्या वैल्यू रखा हुआ है वो भी ले सकते हैं। और कैसे, तुमको बताए थे कि किसी भी एड्रेस से उसका वैल्यू लेना है तो एक एस्ट्रिक लगा दो, वो क्या करेगा, उसको डी रेफरेंस कर देगा। एक कॉन्सेप्ट होता है डी रेफरेंसिंग जिसको कहते हैं, रेफरेंसिंग मतलब उसका एड्रेस पे जाना, डी रेफरेंसिंग मतलब उसका एड्रेस पे जाके उसका वैल्यू को लेना, ठीक है, बस, ठीक है। ये सब कोई ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट जो तुमको दिमाग में रखना ही होगा, ये सब तुम जान जाओगे जब कोड लिखने लगोगे ना, तुमको याद आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, जो तुमको एग्जाम में पूछा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं ये सब पूछा जाएगा क्या होता है डी रेफरेंसिंग, लेकिन तुम जब कोड करने लगोगे तो तुमको ये सब पता चल जाएगा, ठीक है। हम भी कहीं पढ़े नहीं, हम अभी तक नहीं पढ़े, लेकिन हम क्या किए, सुने हैं बहुतों के मुंह से और समझ गए कि ऐसा चीज मौजूद है भाई, कि रेफरेंस मतलब तुम्हारा एड्रेस है, तो रेफरेंसिंग जब बोलेगा तो तुम समझ जाओ कि उस वेरिएबल का एड्रेस पे जाना, यही तुम्हारा रेफरेंसिंग हो गया, ठीक है। और डी रेफरेंसिंग बोलेगा तो उसका एड्रेस का वैल्यू लेना है, ये तुम्हारा डी रेफरेंसिंग हो गया। तो हम क्या किए, ये जो मेरा रेफरेंस था यानी कि ये जो एड्रेस था उस पर एस्ट्रिक लगा दिए, तो वो डी रेफरेंस मीन्स उसका वैल्यू अब हमको मिल जाएगा। देखो ये भी तो एड्रेस ही है, ये पॉइंटर वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है ये भी तो एड्रेस स्टोर किए हुए हैं ना, तो इसको क्या कर रहा है, इस एड्रेस के आगे भी एस्ट्रिक लगा रहा है तो वैल्यू मिल जाएगा। तुम जानते होगे कि तुमको क्या वैल्यू मिलने वाला है, क्या मिलेगा, कोई गेस करके बता सकते हो, अगर कोई गेस करना चाहो तो बताओ हमको कि क्या मिलना चाहिए तुमको यहाँ पे, लाइन नंबर 19 और लाइन नंबर 20 का आउटपुट 5 मिलना चाहिए, ओके। देखो क्यों, क्योंकि हम ए में 5 को स्टोर किए हुए थे और ये तुम्हारा काम नहीं किया। क्यों काम नहीं किया, चलो देखते हैं क्यों काम नहीं किया। आई थिंक ये सेव नहीं किया, देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे डॉट दिख रहा है तुमको, डॉट दिख रहा है, ये यहाँ पे जहाँ पे अब क्रॉस हो जा रहा है, हम होवर करते हैं तो वो डॉट बता रहा है कि हम फाइल को सेव ही नहीं किए, ठीक है। अब सेव किए, अब जब हम इसको रन करवाएंगे, ओके,
कंजेस्टेड हो जाता है। ओके, अब जब हम उसको रन करवाएंगे तो देखो क्या होगा, g++ pointers 1.cpp, और जब इसको सेव करवाएं देखो 5 मिला ना, यस 5 and 5 सिद्धार्थ सही, बिल्कुल सही। ठीक है, ये भी तुमको 5 दिया और ये भी तुमको 5 दिया। ठीक है, तो पॉइंटर्स के लिए अभी बस तुम इतना समझो कि पॉइंटर एक ऐसा डेटा टाइप है, ठीक है, जो तुमको क्या करता है, एड्रेस को स्टोर करने में हेल्पफुल होता है। ओके, ये एस्टेरिस्क सिंबल वही करता है, इसको बता दिए। अब तुमको कॉल बाय रेफरेंस समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। याद रखना पॉइंटर्स इतना ही नहीं है, पॉइंटर्स बहुत बड़ा चीज है। ठीक है, हालांकि ये बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एड्रेस ही है। हमेशा समझो कि पॉइंटर्स आया मतलब एड्रेस आया। ठीक है, पॉइंटर्स एक एड्रेस है। ठीक है, नाम ही देखो ना क्या बोल रहा है, पॉइंटर, ये पॉइंट कर रहा है किसी को। ओके, ये क्या कर रहा है ना, कहीं पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये तुमको एड्रेस बताता है, सिंपल सा, तो ये तुम्हारा पॉइंटर हुआ। ओके, तो हम लोग पॉइंटर को डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके, जब इसका डेडिकेटेड एक सेशन लेंगे। ठीक है, जिसमें पॉइंटर ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर ऑफ पॉइंटर ऑफ पॉइंटर बनाएंगे। बहुत लंबा तुम इसको लेके जा सकते हो। ओके, कि पॉइंटर का भी पॉइंटर बनाएंगे। ऑब्वियसली पॉइंटर जो है ना, एड्रेस किसी भी चीज का हो सकता है। इवन तुम ये जो पॉइंटर बनाए हो, अब तुम ये पॉइंटर वेरिएबल आखिर बनाए हो तो वेरिएबल ही ना, भले ही तुम पॉइंटर बनाए हो, भले ही इसमें एड्रेस को स्टोर कर रहे हो, लेकिन ये भी तो कहीं ना कहीं बना होगा। ऑब्वियसली ये भी कहीं ना कहीं बना होगा। ठीक है, इंटीजर तुम्हारा 4 बाइट का जगह ले रहा है ना, ये पॉइंटर तुम्हारा 8 बाइट का जगह ले रहा है। कौन कितना जगह लेता है ये सब हम लोग बाद में देखेंगे, उतना डीप में नहीं जाना। ठीक है, वो सब भूल ही जाएंगे हम लोग। ठीक है, और ये सब हम लिख के दे दिया करेंगे तुमको। पॉइंटर ये तुम्हारा 8 बाइट स्टोरेज देगा। ओके, और ये पॉइंटर भी कहीं ना कहीं ऑब्वियसली तुम्हारा मेमोरी में रहेगा। ठीक है, ये पॉइंटर भी तुम्हारा मेमोरी में सेव होगा। अब इस वाले का, इस ऐड ऑफ का भी एड्रेस को सेव करने के लिए तुम एक पॉइंटर बना सकते हो, जिसको पॉइंटर ऑफ पॉइंटर कहोगे। मीन्स ये एक पॉइंटर को बनाने के लिए पॉइंटर बना रहे हैं, ऐड। ठीक है, कुछ भी नाम रख दो। ठीक है, चलो इस बार सी नाम रख देते हैं, तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा जिसमें एड्रेस ऑफ ऐड ऑफ ए होगा। ठीक है, और ये सब हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे अभी। ठीक है, ये सब हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिलहाल तुमको सी आउट करके हम दिखाई देते हैं जब लिख दिए हैं तो। ठीक है, लेकिन ये सब अभी तुमको नहीं पढ़ना। ठीक है, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट तुमको मौजूद है, और पॉइंटर बहुत यूजफुल है आगे जाके, लेकिन अभी के लिए तुमको इसमें ज्यादा डीप नहीं जाना है। देखो, ये भी तुम्हारा मेमोरी में कहीं ना कहीं ये पॉइंटर भी जगह लिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको भी तुम लोग देख सकते हो कि कहाँ लोकेटेड है। अब तुम कहोगे कि ये जो बनाए हो ये भी तुम्हारा कहीं ना कहीं लोकेटेड होगा, तो इसका भी एड्रेस के लिए तुम एक नया पॉइंटर बना लो। ठीक है, तो ये लाइन चलता जाएगा। ठीक है, बहुत लंबा चला जाएगा, और पॉइंटर अभी नहीं देखना बिल्कुल भी। ठीक है, अब हम लोग पॉइंटर्स को बस तुमको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए कि ऐसा चीज मौजूद है तुम्हारे पास। ठीक है, अब तुमको बताते हैं कि ये तुम्हारा कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। कॉल बाय वैल्यू देख चुके हो, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। ओके, फिर तुमको रिटर्न टाइप बताएंगे कि कैसे रिटर्न करते हैं फंक्शन के द्वारा, और तुमको वेबसाइट पे लेके जाएंगे। इस सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाले हैं। ओके, तो क्या बताने वाले हैं, कॉल बाय रेफ ओनली लिखते हैं। ओके, सीपीपी। ओके, और फिर से उस कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं। कहाँ गया तुम्हारा कोड, इस वाले कोड को कॉपी किए, ऑलरेडी सेलेक्टेड था, और पेस्ट किया। ओके, तो अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि ये जो देखो तुम ए और बी को पास किए। ठीक है, सम में अभी यहाँ पे क्या किए, ए और बी को पास किए, तो तुमको बताया ये कॉल बाय वैल्यू है। हमको इस बार ए और बी का एड्रेस पास करना है। ठीक है, तो हम एक और फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम रखेंगे सम विथ एड्रेस। ठीक है, ठीक है, सम विथ एड्रेस। तो हम पहले उसको यूज करके दिखाते हैं कि तुम्हारा फंक्शन कैसा होना चाहिए जब यूज करोगे। तुम्हारा फंक्शन ऐसा होना चाहिए, सम विथ रेफ लिख देते हैं। ठीक है, सम विथ रेफ, जो तुमको बताएगा कि तुम रेफरेंस पास करने वाले हो। तुम्हारा फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि तुम ए का एड्रेस पास किए, ओके, और बी का एड्रेस पास किए। यही ना होगा, हम क्या बताएं तुमको, यहाँ पे तुम क्या पास कर रहे हो, वैल्यू पास कर रहे हो।
लेकिन हम तुमको बताया कि एक ऐसा भी तरीका मौजूद है जहां पे एड्रेस पास करे, और एड्रेस कैसे पास करोगे भाई, ऐसे पास करोगे ऑब्वियसली एड्रेस को, है ना, ऐसे पास करोगे, यही है एड्रेस तुम्हारा बी का एड्रेस। तो इस बार हम ए और बी का एड्रेस पास करना है। अब ये कैसे होगा, ये फंक्शन कैसे बनाएंगे, तो सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन बनाते हैं जो ऊपर में है, ठीक है। ये भी मेरा फंक्शन वॉइड ही होगा, और वॉइड के अलावा क्या क्या है मौजूद हम लोगों के पास वो हम देखेंगे, ओके। वॉइड के अलावा और क्या क्या मौजूद है वो हम लोग देखेंगे। फिलहाल इस चीज को देखो कि अब हम इसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो वॉइड, ठीक है, और फंक्शन मेरा कैसा, क्या नाम था, सम विथ रेफ, ये फंक्शन होगा। अब तुमको बताए हैं कि तुम इस फंक्शन को बनाओगे, ये या इस फंक्शन में क्या पास कर रहे हो, ध्यान दो, इस फंक्शन में क्या पास कर रहे हो, एड्रेस पास कर रहे हो। तो ऑब्वियसली इस एड्रेस को स्टोर करना होगा ना तुमको, मीन्स पैरामीटर तुम्हारा जो है, इस पैरामीटर को स्टोर करने के लिए तुम्हारे फंक्शन में होना चाहिए ना आर्ग्यूमेंट। क्या बताए, यहाँ वाला तुमको बोलता है पैरामीटर, यहाँ वाला कहलाता है आर्ग्यूमेंट। तो जिस टाइप का तुम्हारा पैरामीटर होगा उसी टाइप का वेरिएबल तुम्हारा आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पैरामीटर मेरा क्या था, इंट टाइप का, मेरा पैरामीटर यहाँ तुम्हारा इंटीजर था, 5 और 2 पास हो रहा था, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाए, यहाँ पे बनाए ना आर्ग्यूमेंट में। तो यहाँ पे हमको पैरामीटर पास कर रहे हैं एड्रेस, किस टाइप का एड्रेस पास कर रहे हैं, इंटीजर का एड्रेस। तो तुमको इंटीजर पॉइंटर बनाना होगा। इंटीजर पॉइंटर क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली एड्रेस को लेने के लिए हमको क्या बनाना होगा, पॉइंटर। पॉइंटर ही एक ऐसा चीज है जो एड्रेस को ले सकता है। तो हम क्या बनाएंगे, इंटीजर पॉइंटर, ओके। और इसका नाम रख देते हैं फिर से num1, और फिर से इसका भी नाम एक और बनाते हैं, इंटीजर पॉइंटर, जो दूसरे नंबर का num2 का एड्रेस लेगा। और इस बार हमको नंबर का एड्रेस मिल गया, ठीक है। और अब इसके लिए कोड लिखते हैं, ठीक है। एड्रेस मिल गया हमको, ठीक है, num1 और num2, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या करोगे, सी आउट, अब इस बार सी आउट क्या करते हैं हम, ठीक है, num1। अभी देखो num1 प्लस num2 करते हैं तो क्या होता है, तुम जरा देखना, इसमें आई थिंक एक बग होगा, तुम जरा देखो क्या होने वाला है, ठीक है। हालांकि num2 पे ये क्यों आ रहा है भाई, ठीक है। यहाँ पे तुम देखो, अगर इसको हटाते हैं तो तुम देखो इसी फंक्शन में, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, ये तुम्हारा सही है, ठीक है। यहाँ पे तुमको 5 दिया, तो यहाँ पे तुमको नहीं लेना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पॉइंटर लिख देते हैं तो हमको बाद में उसको डी रेफरेंस करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो इस बार क्या चला जाएगा, पॉइंटर ए में num1, तो अब इसका हमको ये करना पड़ेगा, देखो ये करना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे हमको डी रेफरेंस करना पड़ा, क्यों, देखो तुमको बताए ही है कि ये तुम्हारा पॉइंटर ऑब्वियसली, ओ सॉरी हम गलत चीज, फाइल ही गलत कंपाइल करवा रहे हैं। क्या नाम है फाइल का, कॉल बाय रेफरेंस, ओके। देखो इस बार 7 आया, ठीक है। ऑब्वियसली ये तुमको पहला तो 7 ये दिया, दूसरा 7 ये दिया ना। तो यहाँ पे क्या किया, ये तुम्हारा ये एक पॉइंटर है जो इसको क्या किया, इस एड्रेस को लिया, इस एड्रेस को लिया, और ये एक पॉइंटर है जो इस एड्रेस को लिया, बी को स्टोर कर लिया। यानी कि ठीक है, पीछे कैसे काम कर रहा होगा, बिहाइंड द सीन ऐसे आ रहा होगा तुम्हारा num1 इज इक्वल टू जो भी तुम वहां वैल्यू पास कर रहे हो, हालांकि पास हो रहा है तुम्हारा 5, ठीक है, 5 नहीं, एड्रेस ऑफ 5, यानी कि एड्रेस ऑफ ए, तुम ए का एड्रेस ना पास कर रहे हो, ठीक है। और तुम्हारा एक और रहा है num2 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी पास कर रहे थे, तो यहाँ आने के बाद ये चीज तुम्हारा हो जाएगा। और बाद में तुमको बताए हैं
कि उस एड्रेस से वैल्यू लेने के लिए तुमको ये लिखना पड़ेगा, ऑब्वियसली ये स्टार लगाना पड़ेगा, डी रेफरेंस करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो यही किए, हालांकि इसको कमेंटेड ही रहने दो, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। ऐसे तुमको यहां पे क्या किए, हम रेफरेंस पास किए, एड्रेस, यही हुआ तुम्हारा कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। एक चीज देखो, एक चीज यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं ना, अब यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिए और यहाँ पे भी हटा दिए, ठीक है। देखो क्या होगा, क्या अभी भी साथ साथ देगा? ये देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इंट पॉइंटर का बनाना है, इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम इंट पॉइंटर टू इंट। ये बता रहा है कि आप तो भाई एड्रेस पास कर रहे हैं, ये बोल रहा है आप तो यहाँ पास कर रहे हैं एड्रेस, और यहाँ पे ले क्या रहे हैं num1 और num2 इंटीजर, नहीं तो तुमको पॉइंटर लगाना ही पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना, यहाँ पे तुमको पॉइंटर लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। और अब अभी भी अगर तुम इसको करते हो तो देखो क्या होगा, फिर से एरर आ गया। अब बोल रहा है क्या कि इंट पॉइंटर, ठीक है, को तुम अलग गलत ऑपरेटर के साथ जोड़ रहे हो। पहले तो ये दोनों एड्रेस है, एड्रेस जुड़ेगा नहीं, ठीक है, तो तुमको ऑब्वियसली उसको डी रेफरेंस करके वैल्यू को लेना पड़ेगा, एड्रेस से वैल्यू लेना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग इतना स्टेप को किए। ये तुम्हारा पास बाय रेफरेंस हो गया, ठीक है। अब तुम कहोगे कि दो तरीका तुम्हारे पास मौजूद है, आसान तुमको लग रहा है ऑब्वियसली पास बाय वैल्यू, है ना, पास बाय वैल्यू आसान लग रहा है, इतना एस्ट्रिक सिंबल नहीं यूज करना पड़ रहा है, फिर ये तरीका हम लोग क्यों यूज करेंगे? एक फायदा है इस तरीके का, ये जो दो तुमको प्रोसेस मौजूद है, इसमें से फायदा है रेफरेंस यूज करने का। क्या फायदा है? फायदा भी है, नुकसान भी है, वो सिचुएशन पे तुम्हारा डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम तुमको दोनों चीज दिखाते हैं कि यहाँ पे देखो, हम अभी ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और फाइल बनाते हैं जिसको तुमको हम बताएंगे कि दोनों का फायदा और नुकसान क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इसको कॉपी करके हम एक और फाइल को क्रिएट करते हैं और इस बार देखना, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, कॉल बाय वैल्यू, ठीक है, इससे किए थे। और एड्रेस जब भी करते हैं तो ये कॉल बाय तुम्हारे रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है। ये कॉल बाय एड्रेस जो भी बोलो तुमको एक और फाइल बनाता है, हम देखो, और इसका फाइल नेम क्या रखते हैं, फंक्शन, ओके, फंक्शन क्या रखते हैं, फंक्शन अंडरस्कोर डेमो डॉट cpp, और वही चीज हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं पूरा कोड। अब देखो तुमको एक फंक्शन बनाते हैं, इस पूरा कोड को हम कट करते हैं, डिलीट करते हैं, और एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जिसमें ए और बी है, ठीक है। अब हम इस एक बनाते हैं फंक्शन जिसका नाम है चेंज ए बी, ठीक है। इसको दिया ए, इसको दिया बी, इसमें ए और बी को पास कर दिए। तुम चाहते हो कि ये चेंज ए बी क्या करे, ठीक है, चेंज ए बी ए और बी को चेंज कर दे, ठीक है। तुम चाहते हो कि ये फंक्शन ए और बी को चेंज कर दे, मतलब तुम ए और चेंज ए बी में ए बी को डाले, तो अभी अगर तुम ऊपर में ए और बी को सी आउट करते हो तो तुमको 5 और 2 आएगा, ए और बी को सी आउट करते हो तो तुमको क्या आएगा, 5 और 2, और इस फंक्शन के बाद अगर सी आउट करते हो तो तुम न्यू वैल्यू जो चेंज करोगे, ठीक है, वो आ जाना चाहिए। तुम ऐसा एक फंक्शन बनाना चाहते हो चेंज ए बी नाम का, ठीक है। और तुम तो होशियार हो, तुम गए अपना फंक्शन बनाना स्टार्ट कर दिए, और हम भी बनाते हैं क्या, वॉइड लिखे, ठीक है, चेंज ए बी नाम का फंक्शन हमको चाहिए था, ये हमको बोला कोई आदमी, हमको काम दिया कि चेंज ए बी नाम का फंक्शन बनाओ, ठीक है। तो हम गए और बनाए, इंट ए ले लिए, या कुछ भी नाम रख देते हैं यहाँ पे, इंट num1 ले लिए, इंट num2 ले लिए, और यहाँ पे बनाते हैं। हम यूजर से मांग लेते हैं दोनों, ठीक है, किस यूजर को बोलता है कि हमको नंबर दे दीजिए, इंटर टू नंबर, ठीक है। और यूजर 2 नंबर देगा, एक को num1 में
ऐसा करते नहीं, पास कर ही रहा है ना, ठीक है, ठीक है, ऐसा करते नहीं, यूजर से नहीं मांगते हैं हम। यहाँ पे जो पास करेंगे ना ए और बी को, ठीक है, वो यहाँ पे चेंज करेंगे। अच्छा मांग ही लेते हैं यूजर से, ठीक है, एक और यहाँ बना लेते हैं यहाँ पे ए और बी नाम से। तो देखो ये ए बी जो है ना, ये ए बी इस ए बी से डिफरेंट है, और हम लोग स्कोप पढ़ेंगे तो देखो तुमको बताएंगे। एक स्कोप होता है, सिंपल सा जान लो इतना कि हर एक फंक्शन में जो हम लोग वेरिएबल बनाते हैं ना, वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ भी ए बी नाम का है, यहाँ भी ए बी नाम का है, ठीक है, तो ये दोनों ए बी अलग है, ऐसा नहीं कि यही चीज है। अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो हम इसको कुछ और नाम रख देते हैं, ठीक है, आई और जे नाम का रख देते हैं, और यूजर से मांगते हैं क्या, सी आउट एंटर 2 नंबर, ठीक है। यूजर हमको 2 नंबर देगा, आई और जे में स्टोर कर लिए दोनों नंबर को। अब हम चाहते हैं कि मेरा num1 क्या हो जाए, यूजर जो देगा आई के बराबर उसके हो जाए, और num2 हो जाए यूजर जो दिया जे उसके बराबर हो जाए। हम ऐसा चाहते हैं। तुम किए कि हाँ भाई चेंज ए बी तो बना दिए, ठीक है, यहां से तुम ए और बी को तुम सोचोगे कि ए और बी को पास कर दिए, ए और बी को पास किए, जो num1 और num2 में आ गया, ठीक है, और यहाँ पे तुम यूजर से 2 गो नंबर मांग लिए और कहे क्या कि num1 में वो नया नंबर आ जाएगा, और num2 में तुम्हारा वो दूसरा नया नंबर आ जाएगा, और तुम इस फंक्शन को कॉन्फिडेंस से बना के आगे चल दिए। और जब देखो कंपाइल करोगे क्या होता है, फंक्शन, ठीक है, देखो क्या फाइल का नाम है G++ फंक्शन डेमो.cpp। 5 2 पहला वैल्यू है, पहला वैल्यू क्या है 5 और 2। अब यूजर से नंबर मांग रहा है 2, तब इस बार देते हैं हम 4 और 6, ठीक है। तो अभी जो सी आउट हुआ, ये दूसरा सी आउट क्यों नहीं हुआ, हाँ दूसरा भी सी आउट हुआ, देखो यूजर को दिए 4 और 6, और फिर सी आउट हो गया क्या 5 और 2। ये क्या हुआ, तुम तो चेंज ए बी कॉल किए हो कि नहीं, चेंज ए बी, और तुम चाह रहे थे कि ए में चला जाए 4 और बी में चला जाए 6, तो कॉल तो किए, लेकिन ये क्या हुआ, नहीं चेंज हुआ, अभी भी ये 5 2 ही है इस फंक्शन को कॉल करने के अलावा। तो जानते हो होता क्या है, होता ये है कि जब भी हम कॉल बाय वैल्यू करते हैं ना, तो ये उसको क्या वैल्यू जाता है, तो यहां पे क्या होता है ना कि एक नया वेरिएबल क्रिएट हो रहा है num1 नाम का, एक नया वेरिएबल क्रिएट हो रहा है। ये बात तो सही है, पैरामीटर में पॉइंटर नहीं दिया, ओके, लेकिन उसको अभी देखते हैं, ठीक है प्रकाश, तो उसको देखते हैं। पहले तुम ये चीज देखो कि जब भी हम पास बाय वैल्यू करते हैं या कॉल वैल्यू पास करते हैं फंक्शन में, ठीक है, या कॉल बाय वैल्यू करते हैं, तो इसके साथ क्या होता है ना कि यहाँ ए और बी का वैल्यू गया, और वो वैल्यू यहाँ पे किसी दूसरे वेरिएबल जो कि एक num1 और num2 है उसमें जाके पास हो गया, और तुम चेंज किए किसको, num1 और num2 को चेंज कर दिए, है ना, तुम चेंज किए num1 और num2 को, num1 और num2 को प्रिंट करवा के देख लो तुम जरा, तुम इस दोनों को प्रिंट करवाओगे num1 और num2, तो ये तुम्हारा न्यू वैल्यू रहेगा, ये तुम्हारा चेंज वैल्यू शो करेगा, ठीक है। देखो तुमको प्रिंट करवा के दिखाते हैं इसको फिर से, ठीक है, और देखो कंपाइल करवाए, लेकिन यहां वाला में नहीं होगा। अभी देखो 5 2 तुम्हारा डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है, जैसे ही हम नया वैल्यू देते हैं 4 और 6, तो देखो ये सी आउट आ रहा है तुम्हारा 4 और 6 किससे, num1 और num2 वाला से, ठीक है, क्योंकि फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन जब भी कॉल करेंगे ना हम लोग, तो यहाँ देखो फंक्शन कॉल किया ना, ये फंक्शन के अंदर जितना भी ब्लॉक है उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा, तो इसी के अंदर एक और सी आउट मौजूद है num1 और num2, ठीक है, यही सी आउट कॉल हुआ जिसके कारण 4 और 6 आया, और उसके बाद ये वाला सी आउट कॉल हुआ, इस फंक्शन को पूरा खत्म हो जाने के बाद ये वाला कॉल हुआ, ए और बी प्रिंट आया, 5 और 2 आया। तो ये देखो num1 और num2 चेंज हो रहा है, लेकिन ये अलग वैल्यू है,
ये क्या है ना, अलग वैल्यू है, ये तुम्हारा ए और बी नहीं है। तो तुम्हारा फंक्शन, तुम काम तो कर दिए बहुत अच्छा, लेकिन फंक्शन गड़बड़ हो गया। तुम्हारा फंक्शन ए और बी को चेंज नहीं कर पाया, पर तुमको इसको करना है। तो देखो इस बार क्या करो ना, तुम पास बाय रेफरेंस यूज करो, एड्रेस दो, ए और बी का एड्रेस दे दो। यहां पे एड्रेस दिए, ऑब्वियसली यहां पे हमको क्या करना होगा, एड्रेस को लेना होगा, ठीक है, एड्रेस ले लिए, ठीक है। और यहां पे हमको क्या करना है, यहां पे अब हम उस एड्रेस पे जाके ऐसा, चलो यूजर के द्वारा तुम नंबर मांगा ना, तो हम क्या करते हैं उस एड्रेस पे जाके, ठीक है, उसका वैल्यू, इससे उसका वैल्यू एक्सेस होता है, इससे उसका वैल्यू, अब वैल्यू इज इक्वल टू हम वो करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इस बार ए और बी भी तुम्हारा चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा चेंजेस किए अपने फंक्शन में, देखो क्या होता है। इस बार देते हैं 4 and 6। तो अच्छा, ये num1 and num2 तो तुमको क्या उसका एड्रेस ना पास किया, उसका एड्रेस दिखा दिया तुमको। यहाँ पे वैल्यू देखो, वैल्यू लेने के लिए एड्रेस के बदले तुमको num1 and num2 लिखना होगा। तो देखो क्या हो रहा है, फिर से कंपाइल करवाते हैं 5 2, और इस बार देखते हैं, चलो 4 and 6 ना देखे 7 और 8 देते हैं। देखो इस बार अंदर का num1 and num2 क्या दे रहा है, 7 और 8, और बाहर का a और b भी देखो चेंज हो गया है, ठीक है। बाहर का a और b, ठीक है, वो क्या हो गया, चेंज हो गया तुम्हारा, ये वाला, इस लाइन वाला, सबसे लास्ट वाला क्या है तुम्हारा सी आउट, ये है ना। तो ये a और b देखो इस बार 7 8 बन गया। तो पास बाय रेफरेंस का क्या कॉन्सेप्ट है ना, कि जब भी तुम एड्रेस पास करते हो, ठीक है, जब भी तुम एड्रेस पास करते हो, तो वो उसके साथ रियल वैल्यू के साथ, ठीक है, रियल वैल्यू के साथ यहां तुम्हारा काम होगा, ठीक है। और जब भी तुम वैल्यू पास करते हो, ठीक है, तो वो एक डुप्लीकेट क्रिएट हो जाता है और उसके साथ काम करता है, ठीक है, ऐसे काम करेगा। या फिर तुमको हम चीज, चलो रुको लिख के दिखाते हैं, देख लो इस चीज को, हमेशा याद रखो कि वो क्या होता है ना, कि डुप्लीकेट क्रिएट होता है, ओके, डुप्लीकेट क्रिएट होगा। तुमको रुको दिखाते हैं हम अच्छे से, प्लग इन कर लेते हैं, ओके। हालांकि अभी तक कोई डाउट है तो पूछो, और तब तक हम आगे बढ़ते हैं। देखो पहले ये चीज देख लो, यहाँ पे हो क्या रहा है ना, कि जैसे मान लो तुम्हारा, हम क्या बनाए थे, इंट ए बनाए, और ए में 5 था, और बी बनाए, बी में क्या था 6, ओके। तो जब भी हम किसी फंक्शन में, जैसे मान लो मेरा चेंज नाम का फंक्शन था, ठीक है, चेंज नाम का फंक्शन था, और हम लिखे चेंज, ओके, ए और बी, ठीक है। तो ये क्या किया ना, तो चेंज नाम का फंक्शन जहां भी बना होगा, मान लो यहाँ पे चेंज नाम का फंक्शन बना हुआ है मेरा, ठीक है, चेंज, और ये क्या कर रहा है, ले रहा है इंट, ठीक है, इंट ले रहा है एन और इंट एम, ठीक है, ये ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे void लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है ना, ये कैसे काम करेगा कि इंट एन एक नया वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, इंट एन, जिसमें चल जाएगा तुमको ए, ठीक है, ए का वैल्यू, और ए का वैल्यू तुम्हारा क्या था, ए का वैल्यू था तुम्हारा 5, ठीक है, तो इसमें 5 चला जाएगा, और इंट एम में भी चला जाएगा तुम्हारा 5, ठीक है, इंट एम में भी चला जाएगा क्या है 6, ठीक है। तो ये एक डुप्लीकेट क्रिएट हो रहा है, तुम्हारा ए मान लो कि मेमोरी में कहीं पे स्टोर होगा, ठीक है, मेमोरी में ए यहाँ पे है, और जिसमें 5 स्टोर है, और बी है मेमोरी में जिसमें तुम्हारा 6 स्टोर है, ठीक है। तो ये तुम्हारा चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है, तुम्हारा यहाँ पे एक नया एन और एम क्रिएट हो गया, एक एन क्रिएट हुआ जिसमें तुमको 5 चला गया, और एक एम क्रिएट हो गया जिसमें तुमको चला गया 6, ठीक है। ये तुमको हो रहा है, इस चेंज फंक्शन के साथ ये काम हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको एड्रेस पास करते हैं, जैसे क्या करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस करते हैं, यानी कि चेंज लिखते हैं,
और क्या करते हैं इसमें पास करते हैं एम्परसेंड ऑफ ए, ओके, और एम्परसेंड ऑफ बी। तो ये क्या करता है ना, उसका एड्रेस पास करता है, यानी कि इस ब्लॉक का एड्रेस पास करता है ये। तो जो भी ऑपरेशन होगा, फिर जैसे चेंज, उसको मान लो चेंज उसको कॉल किया, चेंज यहाँ पे लिखते हैं इंट पॉइंटर, ठीक है, एन नाम का, ठीक है, और यहाँ पे बनाए फिर से इंट पॉइंटर एम नाम का, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, यहाँ पे आया इसका एड्रेस, तो एक नया नहीं क्रिएट हो गया, जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा था एन और एम, ये क्या करेगा, इस एड्रेस के पास आएगा, ठीक है। इसको इससे ले लेते हैं, एक नया नहीं क्रिएट हो गया, वो इस एड्रेस के पास आएगा, ठीक है, और ये किसके पास आएगा, ये आएगा इस एड्रेस के पास, ठीक है। फिर वो इस दोनों के पास करेगा, फिर जैसे ही हम n इज इक्वल टू समथिंग लिखे थे, इज इक्वल टू अगर हम यहाँ पे 5 6 था तो 1 दे दिए, और यहाँ दे दिए, कलर बहुत बेकार है, रुको ये कलर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, अगर हम n इज इक्वल टू दे दिए 1 और पॉइंटर m इज इक्वल टू दे दिए 2, तो अब क्या होगा ना कि यहां तो देखो अलग डुप्लीकेट क्रिएट नहीं हो रहा है, ये क्या किया, इस स्टोरेज पे गया और डी रेफरेंस किया, ऑब्वियसली डी रेफरेंस किया, देखो यानी कि इसके वैल्यू के पास गया, वैल्यू के पास गया, इनसाइड चला गया और उसको असाइन क्या कर दिया, 1 के बराबर। तो अब ये जो वैल्यू था यहाँ पे, ये चेंज होके हो जाएगा तुम्हारा 1, ठीक है, और ये जो वैल्यू है m के पास जाएगा, ठीक है, ये जाएगा तुम्हारा m के पास, इसके अंदर जाएगा और इसको भी चेंज करके तुमको कर देगा 2, ठीक है। तो इतना प्रोसेस हो रहा है और इसीलिए तुम्हारा जो a और b का वैल्यू है वो चेंज हो गया। तो जब भी तुम एड्रेस के साथ ऑपरेशन करोगे, जब भी तुम एड्रेस के साथ ऑपरेशन करोगे, वो क्या होगा, तुम्हारा रियल वैल्यू के साथ, रियल वेरिएबल के साथ ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो ये हमेशा तुमको दिमाग में रखना है कि एड्रेस के साथ जब भी रेफरेंस पास करेंगे, तो वो उस रेफरेंस के साथ उसका एड्रेस पास हो रहा है और उसके एड्रेस के साथ ही ऑपरेशन कर रहे हैं, एक नया डुप्लीकेट क्रिएट नहीं होता है। तो याद रखना कि अगर हम कोई ऐसा काम करने वाले हैं जिससे हम चाहते हैं कि मेरा रियल वैल्यू सेफ हो, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रियल वैल्यू सेफ हो, तो तुम कभी भी पास बाय रेफरेंस का या कॉल बाय रेफरेंस का यूज मत करना। अगर तुम चाहते हो कि नहीं हम एक ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जिसमें हमको रियल वैल्यू को ही चेंज कर देना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा काम ही था रियल वैल्यू को चेंज करना, इस फंक्शन का काम ही था चेंज करना, तो ऑब्वियसली तो उस केस में तुम क्या करोगे, पास बाय रेफरेंस का यूज करोगे, ठीक है। तुम रेफरेंस पास करोगे और आर्गुमेंट तुम्हारा पॉइंटर टाइप होगा, ठीक है, फिर डी रेफरेंस करके उसमें वैल्यू जो नया डालना है वो डाल दो और काम खत्म करो, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया दो तरह से फंक्शंस को बनाना। एक चीज देखो, हम उतने समय से यहाँ पे void 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 लिख रहे हैं, ठीक है। इस बार देखो एक और चीज सिंपल सा क्या होता है, रिटर्न टाइप किसी फंक्शन में, ओके, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है तो अगर पूछो, ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे ये void क्या, ये किसी फंक्शन के आगे void लिखने से क्या होता है और void के अलावा हम क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो पूछो और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ओके। रिटर्न टाइप डॉट सीपीपी, ओके, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, आई गेस कोई डाउट नहीं है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ भी नहीं था, इजी था, और अगर इफ इन केस एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो ऑब्वियसली ये थोड़ा टॉपिक है, ठीक है, ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम लेकिन कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को, ठीक है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है, और स्टार्टिंग में हम लोग भी ज़्यादातर केसेस में वही यूज करते थे, लेकिन तुमको एक बार जब पॉइंटर पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से फिर से रिवाइंड करके डिटेल में देखेंगे, ओके। फिलहाल के लिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको इग्नोर करो, ठीक है, जब जरूरत आएगा तो दोबारा देख लेना इसको, ओके, दोबारा वीडियो देख लेना और ये तुम्हारे पास सेफ रहेगा, ठीक है। जितना बार जरूरत हो देखो, है ना,
एक बार में ऑब्वियसली कोई चीज़ समझ में नहीं आता, 2-3 बार देखोगे तो आ जाएगा दिमाग में। मेन चीज़ है कि तुमको प्रैक्टिस करना होगा उस चीज़ को माइंड में लाने के लिए, ओके। और यूज करोगे तो तुम समझ जाओगे। जैसे ही तुमको 1-2 एरर मिलना शुरू हो जाएगा ना, और एरर पढ़ना स्टार्ट करोगे, तुमको समझ में आने लगेगा कि आखिर हो क्या रहा है मेरे कोड के साथ। जैसे ही तुम सबमिट करने जाओगे प्लेटफॉर्म पे, तुमको पता चलेगा कि ये एरर आ रहा है, तुम गूगल करोगे कि ये एरर क्या है, तो तुमको पता चलेगा कि ये सब हो रहा है तुम्हारे कोड के साथ। और सच बताएं तो आधा से ज़्यादा तुमको नॉलेज वहीं से मिलेगा। एरर सॉल्व करते करते ही तुमको पता चलेगा कि ऐसा चीज़ भी मौजूद है, ठीक है। तो हम देखने वाले थे रिटर्न टाइप। तो देखो यहाँ से क्या कर रहे हैं ना, एक चीज़ देखो कि उतने समय से हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉइड लिख रहे हैं, वॉइड लिख रहे हैं यहाँ पे। मतलब बता रहे हैं कि ये फंक्शन जो है कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, ये फंक्शन कोई वैल्यू तुमको रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। मीन्स इस फंक्शन का काम क्या है, कोई वैल्यू रिटर्न करना नहीं है, ठीक है। ये तुमको आउटपुट तो दे रहा है, तुम इसके अंदर सी आउट लिख दिए तो आउटपुट दे दिया। क्या होता अगर हम सी आउट नहीं लिखते तो, क्या होता अगर हम सी आउट नहीं लिखते तो, हम चाहते कि ये फंक्शन कोई आउटपुट नहीं दे खुद में, ठीक है। ये फंक्शन आउटपुट नहीं दे खुद में, ठीक है। हमको जरूरत होगा तब आउटपुट कर लेंगे, ओके। तुमको बस उतने से मतलब है। या फिर कोई ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हो जो तुमको नंबर दे, ठीक है। एक फंक्शन हम तुमको दिखाते हैं सिंपल सा, देखो ज़्यादा उलझो मत। एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं हम गेट इनपुट, ओके। गेट इनपुट, इस फंक्शन का नाम है गेट इनपुट, ओके। ये क्या करेगा ना, तुमको इनपुट देगा। मतलब तुम चाह रहे हो कि जैसे ही इस फंक्शन को हम यहाँ पे यूज करें, जैसे ही इस फंक्शन को हम यहाँ पे यूज करें ऐसे करके, ठीक है, तो हमको मेरा इनपुट मिल जाना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है, ठीक है। गेट इनपुट जैसे ही लिखो तो तुमको इनपुट मिल जाना चाहिए, ठीक है। तुम ये चाह रहे हो कि जैसे हम गेट इनपुट लिखे तुमको इनपुट मिल जाए। अब ये कैसे करेंगे भाई, और उस इनपुट को तुम स्टोर कर रहे हो, ठीक है, स्टोर कर रहे हो। ऑब्वियसली तुमको कोई इनपुट मिलेगा, यूजर तुमको इनपुट देगा, तो तुम उसको ए में स्टोर करना। एक बार गेट इनपुट कॉल किए ए में स्टोर कर लिए, दूसरी बार गेट इनपुट कॉल किए बी में स्टोर कर लिए, ठीक है। और उसके बाद तुम चाहते हो कि हम सी आउट कर दें किसको, ए और बी को। कितना कूल लग रहा है ना, कि हम गेट इनपुट नाम का फंक्शन बनाना चाहते हैं, ऐसा एक फंक्शन बनाना चाहते हैं। तो इस बार देखो क्या करते हैं, इस बार अब तुम कहोगे कि हम वॉइड बनाते हैं गेट इनपुट। गेट इनपुट नाम का बनाए वॉइड फंक्शन, जिसमें से एक इंटीजर बना लेते हैं, ठीक है। इनपुट लेना है, इस फंक्शन का काम है इनपुट लेना। ऑब्वियसली यूजर से इनपुट मांगेगा, इनपुट मांगेगा तो इसके पास कुछ होना चाहिए ना, एक नम नाम का वेरिएबल है जिसमें स्टोर करेगा इनपुट को, ठीक है। सी आउट करेगा यूजर को कि हमको दो भाई इनपुट, यानी कि इंटर ए नंबर, ओके। ये यूजर को बोला, यूजर इसको नंबर दिया और ये नम में स्टोर कर दिया। फंक्शन ये काम कर दिया। अब तुम कहोगे कि चलो फंक्शन काम कर दिया, फंक्शन इनपुट तो ले लिया ना। तुम देखो अभी हम इस दोनों को नहीं लिखते हैं, इस सब को कमेंट करते हैं। जैसे ही तुम फंक्शन कॉल करोगे तो देखो फंक्शन हम कॉल करते हैं गेट इनपुट, नाम है ना फंक्शन का। हाँ, ये फंक्शन क्या करेगा, तुमको इनपुट ला के देगा, ठीक है। कंपाइल करवा के दिखाते हैं, G++ रिटर्न टाइप। इंटर ए नंबर आया ना, फंक्शन जैसे कॉल किए फंक्शन अपने पास गया, पहले इंट एंड नम देखा, फिर इंटर ए नंबर आया, फिर हम नंबर इसको देते हैं 12 दे दिया। फंक्शन तो काम कर दिया, तुम्हारा फंक्शन काम कर दिया। अब तुम चाहते हो कि ये जो नंबर फंक्शन में आ रहा है, फंक्शन ये जो नंबर आ रहा है उस नंबर को हम अपने प्रोग्राम में यूज करें। फंक्शन जो इन नंबर लेगा उस नंबर को प्रोग्राम में यूज करें, ठीक है। उस नंबर को हम कहीं स्टोर करके उसको यूज करना चाहते हैं, तो लो स्टोर करो। एक नंबर को हम ए में स्टोर कर दिए, एक नंबर को बी में स्टोर कर दिए, और चलो तुम चालाक हो, अब तुम इसको तो सोचे क्या कि बन गया मेरा प्रोग्राम, और इसको कंपाइल करवाया। देखो ये क्या बोलने लगा तुम्हारा वॉइड वैल्यू, एरर क्या आया, वॉइड वैल्यू
नॉट इग्नोर्ड एज इट आउट टू बी। ठीक है, ये सिंपल सा बोल रहा है, इतना मत समझो ये क्या बोल रहा है, इतना समझो कि void है ना, तुम ए में void को स्टोर कर रहे हो। void मतलब नथिंग होता है, तो ए को तुम नथिंग के इक्वल कर रहे हो, मतलब सिंपल समझो कि यहाँ पे void है। ठीक है, तो इंटीजर में तुम void को स्टोर करने वाले हो, ये गलत है। इंटीजर में तुम किसको स्टोर करोगे? ऑब्वियसली एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करोगे। और तुम्हारा फंक्शन, देखो एक फंक्शन का भी ना खुद का वैल्यू होता है। तुम इतना मानो कि अभी के लिए तुम इतना समझो कि एक फंक्शन का खुद का वैल्यू होगा। ओके, और इस फंक्शन का अभी क्या वैल्यू है? void, नथिंग, इसका पर्सनल कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इस फंक्शन का अभी कोई पर्सनल वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे लिख देते हैं इंट। अब कहेंगे कि इस फंक्शन के पास एक पर्सनल वैल्यू होगा इंटीजर टाइप का। ठीक है, तो देखो मेरा यहां तो प्रॉब्लम फिक्स हो गया, ये जो एरर था ये गायब हो गया। ठीक है, लेकिन अभी भी एक एरर आता है, जब इसको कंपाइल करवाएंगे तो देखो ये क्या बोल रहा है कि नो रिटर्न स्टेटमेंट इन फंक्शन रिटर्निंग नॉन वॉइड। ये बोल रहा है कि अब तुम यहाँ पे तो लिख दीजिए कि मेरा फंक्शन का एक इंटीजर टाइप का वैल्यू है खुद का। ठीक है, तो ये वैल्यू जहां भी तुम इस फंक्शन को यूज करोगे वो वैल्यू वहां पे यूज में आएगा। और ये क्या कर रहा है, इसी के लिए तुमको यहाँ पे रिटर्न करना होगा उस वैल्यू को, चाहे तुम जैसे जीरो कर, रिटर्न कीवर्ड हमेशा याद रखना। जैसे कि रिटर्न जीरो हम लोग लिखते हैं ना इंटीजर में, यहाँ पे इंट मेन में रिटर्न जीरो, इसी चीज के लिए लिखते हैं, और इसको बाद में देखेंगे क्या होता है। फिलहाल के लिए तुमको इतना याद रखना है कि एक ऐसे बनेगा, यहाँ पे जो भी तुम डेटा टाइप लिखोगे वो डेटा टाइप तुमको रिटर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे तुम जो भी डेटा टाइप लिखोगे वो डेटा टाइप रिटर्न करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो हम यहाँ पे तत्काल के लिए जीरो रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, देखो इस बार क्या होगा, इंटर ए नंबर हम दे दिए 12, फिर से बोला इंटर ए नंबर, बी वाला बोला, फिर दे दिए 12 और आउटपुट आया जीरो। क्यों आया जीरो? तो ये जीरो रिटर्न कर रहा है, जीरो रिटर्न कर रहा है। तो देखो इस फंक्शन के पास लेके जाते हैं, ये बोल रहा है इंटीजर टाइप का है, तो इसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा पता है? इस फंक्शन को रिप्लेस करके तुम वो लिख सकते हो जो फंक्शन तुम्हारा रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या कर रहा है? जीरो। तो ए में चला जाएगा तुम्हारा जीरो, बी में चला जाएगा तुम्हारा जीरो। ठीक है, और ए और बी को जोड़ के दे दिया तुमको जीरो। नहीं विश्वास तो सी आउट करके देख लो, ए और बी में क्या वैल्यू जा रहा है, देखो 12 12 किए, ए में भी गया जीरो, बी में भी गया जीरो। ठीक है, एक ही बार में हम दोनों इनपुट दे दिए। देखो 12 12, ए में भी जीरो है और बी में भी जीरो है, देख रहा है? तो ये हुआ तुम्हारा रिटर्न टाइप, कि जो भी रिटर्न किया हुआ रहेगा वो तुम्हारा फंक्शन का एक वैल्यू हो जाएगा, खुद का वैल्यू। ठीक है, यही तुम अभी के लिए अंडरस्टैंड करो कि जहां भी फिर उस फंक्शन को यूज करेंगे तुम ये समझना कि वहां पे उसका रिटर्न टाइप लिखा जाएगा, अगर तुम रिप्लेस करके लिख दो तो हम क्या चाहते हैं ना कि मेरा जो नम लिया है ना यूजर, इस फंक्शन में यूजर जो नम लिया है उसी चीज को रिटर्न कर दे। क्योंकि हम चाहते हैं क्या कि यहाँ पे फंक्शन जो ये फंक्शन क्या करेगा, यूजर से वैल्यू लेगा और वो वैल्यू हमको देगा, फिर उस वैल्यू को हम स्टोर कर लेंगे। तो वो वैल्यू हमको यहाँ पे देगा तब ना, यहाँ पे ऐसे रहेगा तब ना। यहाँ पे क्या रहना चाहिए, तुम्हारा दिमाग कह रहा है कि यहाँ पे होना चाहिए था इंटीजर एज इक्वल टू सम वैल्यू। ठीक है, वहां पे हम 12 बार बार दे रहे हैं तो एज इक्वल टू 12। ठीक है, 12 इनपुट करेंगे तो 12 हमको यहाँ पे मिलना चाहिए था, तो हम 12 तो ले लिए, तो उस 12 को रिटर्न करवाएंगे तब ना हमको यहाँ पे गेट इनपुट को रिप्लेस करके 12 आएगा। तो हम क्या करते हैं ना, नम को रिटर्न करवाते हैं। ठीक है,
इतना स्टेप, ठीक है, इतना स्टेप। और ये ज्यादा स्टेप नहीं है, हम तुमको बस बता रहे हैं कि ऐसा काम होता है। तुम अगर कहीं पढ़ने जाओ, वीडियोस देखो, सिंपल सा बोलेगा कि देख भाई फंक्शन होता है, ये रिटर्न टाइप होता है, वही चीज यहाँ रिटर्न करना है, ठीक है बस। और उसके बाद जहां भी उसको लिखा रहेगा तुम समझ लो कि वहां पे वो वैल्यू आ जाएगा, बस इतना ही बोलेगा, ठीक है। बस 4-5 मिनट का चीज है ये, लेकिन इतना तुमको बता रहे हैं कि ऐसे काम करता है। और देखो चीज को इस बार क्या होगा, बस उतना ही लिखे। तो इस बार जब रन करवाएं तो पहले बार पास करते हैं 13, ये देखो ए के लिए मांग रहा है, देखो ए के लिए गेट इनपुट मांग रहा है। 13 जैसे ही लिखेंगे ए में 13 चला जाएगा, ओके, ए में 13 चला जाएगा। इस बार करते हैं 15, देखो ए में आया ना 13, ए में आया 13 और बी में चला आया 15, ए और बी को जो सी आउट करवाए थे, समझ रहे हो। तुम उसको ज्यादा अच्छे से भी लिख सकते हो, ए इज इक्वल्स टू, ठीक है 13 एंड, ठीक है इसको यहाँ पे लिख दो ऐसे करके कॉमा देके, बी इज इक्वल्स टू, ठीक है। तुम देखो इस बार अच्छे से तुमको दिखेगा। और सॉरी पहले कंपाइल करवाना पड़ेगा G++ रिटर्न टाइप डॉट cpp, और जब रन करवाओगे तो क्या है मेरा 12 13, तो देखो a इज इक्वल्स टू 12 और b इज इक्वल्स टू 13 आया। देखे ये फंक्शन का कितना अच्छा। अब तुम जितना बार इनपुट लेना चाहो उसको कॉल करो। एक और वैल्यू ले लेते हैं, c इक्वल्स टू गेट इनपुट। मेरे पास फंक्शन बना हुआ है, हमको सी आउट और सी इन बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, कितना आसान है ना, सिर्फ गेट इनपुट लिखे मेरा काम हो गया। सी आउट और सी इन बार बार लिखे नहीं लिखे, है ना। तो ये हमारे पास हैंडी तरीका मौजूद है, ठीक है। बस तुमको ध्यान क्या देना होगा कि हमको क्या काम था, सिंपल सा काम। अब हमेशा तुम सोचा करो कि मेरा प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट क्या है। तो हम एक ऐसा फंक्शन बनाना चाह रहे थे कि जैसे ही हम गेट इनपुट लिखें वो हमको कोई वैल्यू दे, ठीक है, यूजर से वैल्यू मांगे और वो वैल्यू हमको फंक्शन दे दे, ठीक है। वही वैल्यू देने के लिए तुमको बताना होगा फंक्शन जो रिटर्न करेगा वही वैल्यू यहाँ पे देगा, ठीक है। तो हम क्या किए, फंक्शन को बताया कि भाई तुम यूजर से इंटीजर वैल्यू मांगना, वो मेरे को रिटर्न कर देना, ठीक है। तो यूजर से क्या किया, इंटीजर, फंक्शन बताया कि हम रिटर्न करेंगे इंटीजर, इसलिए यहाँ पे लिखें इंट, यानी कि इंट टाइप का वैल्यू फंक्शन तुम्हारा रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यूजर से मांग लिया एक इंटीजर और उस चीज को रिटर्न कर दिया, सिंपल सा तो कॉन्सेप्ट है। यही हुआ तुम्हारा रिटर्न टाइप फंक्शन। अब ये फंक्शन बहुत कुछ रिटर्न कर सकता है, ये फंक्शन तुम्हारा बहुत कुछ रिटर्न कर सकता है। तुम्हारा फंक्शन फ्लोट भी रिटर्न कर सकता है, डबल भी रिटर्न कर सकता है। चलो डबल लिखते हैं, डबल गेट डबल नाम का फंक्शन बनाए, यहां भी वही किया, एक डबल नम बनाए और यूजर से डबल मांगेगा, सी आउट एंटर डेसिमल वैल्यू। डबल में लार्जर डेसिमल वैल्यू होता है, तुमको बताए हैं, ठीक है, फ्लोट की तरह ही है बस इसमें। और रिटर्न क्या कर देंगे, हम जो मेरा वैल्यू है उसको रिटर्न कर देंगे। इस बार क्या करेंगे, एक और फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे सी नहीं, इस बार डबल लेते हैं, ठीक है, डबल सी, क्योंकि वो डबल देगा तो ऑब्वियसली हमको डबल में स्टोर करना पड़ेगा। गेट डबल नाम का फंक्शन है मेरे पास, एक और डबल बनाते हैं डी नाम का, और गेट डबल हमको डबल दे देगा। और हम क्या करते हैं उसको तुमको दिखाते हैं, सी इज इक्वल्स टू सी और डी इज इक्वल्स टू डी, ठीक है, और उसको भी सी आउट करवा के दिखाते हैं। तुम हर एक चीज कर सकते हैं, सी आउट सी प्लस डी एंड। तो देखो इस बार तो तुम जितना बार करो, देखो एक लाइन में हम फिर सब, मतलब एक लाइन में नहीं ऑब्वियसली, तुरंत ही एक नया फंक्शन क्रिएट कर लिया। बस हमको क्या चेंज करना पड़ा कि डेटा टाइप क्या होगा, मतलब रिटर्न क्या करने वाला है वो फंक्शन, और उसी टाइप का हमको रिटर्न टाइप लिए। फंक्शन अरे भी रिटर्न कर सकता है तुम्हारा, ठीक है, एक फंक्शन तुम्हारा अरे भी रिटर्न कर सकता है, वेक्टर भी रिटर्न कर सकता है। और अभी देखो दिखाते हैं हम तुमको एक वेक्टर रिटर्न करके, अभी वो चीज दिखाएंगे, ठीक है। G++ क्या नाम है, रिटर्न टाइप डॉट cpp, और देखो
इंटर ए नंबर, ये इंटीजर वाला मांग रहा है, क्योंकि पहले हम देखो इंटीजर वाला कॉल किया ना, तो तुम समझ जाओगे, ठीक है। 12 और 13 दिए, इस बार डेसिमल वैल्यू मांग रहा है, डबल वाला मांग रहा है, ठीक है। और इसमें देते हैं हम 15.2 और एक में देते हैं 11.2, ठीक है। तो देखो पहले ए और बी को किया और हम न्यू लाइन नहीं दिए, ठीक है, तो इसीलिए यहीं पे लिखा गया। तो ए और बी को जोड़ के दे दिया 25 तुमको, फिर सी में चला गया 15.2, डी में चला गया 11.2 और इस दोनों को भी जोड़ के तुमको 26.4 दे दिया। तो कितना आसान है ये चीज, यही हुआ तुम्हारा रिटर्न टाइप। तुम वेबसाइट पे ज्यादातर देखोगे तुमको एक वेक्टर लिया गया होगा और वही रिटर्न टाइप मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हम तुमको रिटर्न टाइप पे इतना भाषण दे रहे हैं, है ना, क्योंकि तुम ऐसा चीज देखने वाले हम। तो एक दिखाते हैं कि ना ही ये इंटीजर, ठीक है, ना कि ये इंटीजर डबल फ्लोट कैरेक्टर और स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। ये तुमको वेक्टर भी रिटर्न कर सकता है, अरे भी रिटर्न कर सकता है, कुछ भी रिटर्न कर सकता है। हम पहले ना एक और फंक्शन बनाते हैं रिटर्न 2.cpp नाम से, ओके। और इसमें देखो सिंपल सा हम नाम के लिए फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। देखो शॉर्ट फंक्शन होगा यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन, ये मेरा फंक्शन होगा। हम चाहते हैं कि हमको यूजर क्या करे, ठीक है, एक फंक्शन बनाए, क्या मतलब यूजर हम जैसे ही बोले स्ट्रिंग एक नेम के लिए बनाते हैं और एक फंक्शन बनाते हैं गेट नेम नाम का, ठीक है, गेट नेम नाम का। और वो नेम हमको ऑब्वियसली एक स्ट्रिंग देगा, ये नेम क्या देगा, यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू देगा, यानी कि नाम देगा यहाँ पे, और उसको हम नाम में स्टोर कर लेंगे और सी आउट कर देंगे नेम को, ठीक है। स्ट्रिंग के बारे में बताएं तो देखो इस बार क्या करेगा, तुम्हारा फंक्शन एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। मेरा फंक्शन एक नाम रिटर्न करने वाला है, तो नाम एक स्ट्रिंग होगा ऑब्वियसली, ठीक है, मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होगा। और ये क्या करेगा, फंक्शन का नाम है गेट नेम नाम का फंक्शन है, गेट नेम नाम का फंक्शन है। और ये क्या करेगा, यूजर से मांगेगा, हम डायरेक्ट मांग लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे भी स्ट्रिंग बनाते हैं एस नाम का और डायरेक्ट मांग लेते हैं, हम इस बार नहीं लिखते हैं इंटर योर नेम, या लिख देते हैं, चलो कितना टाइम लगेगा, सी आउट एंटर योर नेम, ओके। और सी इन करते हैं नेम को और रिटर्न कर देते हैं नेम को, ठीक है। सिंपल सा एकदम तुरंत, मतलब नेम लिए और नेम को रिटर्न कर दिए। अब वही नेम यहाँ पे क्या हुआ, गेट नेम के पास क्या वैल्यू आ गया, गेट नेम के पास यहाँ पे वैल्यू आ गया एस, गेट नेम के पास क्या आ गया एस, ओके। और यहाँ पे एस जो रिटर्न किया है, एस में जो वैल्यू होगा वो एस यहाँ ला के रख देगा। तो हम जो भी रिटर्न करेंगे एस में, मतलब जो भी यूजर सी इन करेगा, मतलब देगा यूजर इनपुट, वो एस में जाएगा, एस को ये रिटर्न कर देगा, वो एस यहाँ आ जाएगा और वो नेम में स्टोर हो जाएगा और फिर तुम नेम को सी आउट कर दोगे। इतना सारा स्टेप। और देखो g++ रिटर्न 2.cpp और ये करोगे तो क्या आ रहा है, एंटर योर नेम, मेरा नाम, देखो वो नेम सी आउट हो गया ना तुम्हारा, ये हुआ तुम्हारा रिटर्न टाइप। देख लो इस बार अरे को भी रिटर्न करवा के, तुम कुछ भी रिटर्न करवा सकते हो, ठीक है। एक बार देख लो रिटर्न, ठीक है, कलेक्शन, रिटर्न कलेक्शन नाम देते हैं हम, अरे नहीं वेक्टर रिटर्न करवाते हैं डायरेक्ट, ओके, क्योंकि वेक्टर आसान है, ठीक है। और वेक्टर के बारे में बता ही दिया है तुमको कि वेक्टर और अरे इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस std लिखोगे, ठीक है। ये तुम्हारा मेन फंक्शन है। देखो मेन फंक्शन तुम्हारा हमेशा रिटर्न 0 लिखते हो, है ना, मेन फंक्शन में हमेशा रिटर्न 0 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, किस लिए लिखते हैं, ये सब हम लोग बाद में देख लेंगे, अभी के लिए इतना देखो। ये तुम्हारा मेन फंक्शन हो गया। हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं क्या, जो हमको वेक्टर रिटर्न करे, ठीक है, मतलब एक फंक्शन बनाना चाहते हैं गेट कलेक्शन नाम का या गेट वेक्टर नाम का, गेट वेक्टर नाम का, ठीक है, ऐसा एक फंक्शन बनाना चाहते हैं, ओके। और ऑब्वियसली वेक्टर ये देगा तो उस वेक्टर को स्टोर भी तो करना होगा, ठीक है, v नाम से एक वेक्टर ये हम बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि फिर उसके बाद उस वेक्टर को सी आउट कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि फॉर इंट i = 0, v का जो साइज होगा i <v.size और i++ करेंगे
ठीक है, उस वेक्टर को सी आउट भी कर लेंगे। ठीक है, वी ऑफ आई बताए हैं कि सी आउट में सिर्फ तुम क्या करो, वी ऑफ आई डायरेक्ट लिख सकते हो। ओके, सिर्फ तुम वैल्यू इंसर्ट करने के लिए वेक्टर में एरे वाला मेथड, एरे वाला सिंटैक्स नहीं यूज कर सकते हो। इंसर्ट करने के लिए तुमको पुशबैक, तो ये फंक्शन तुमको बनाना है इस बार। ठीक है, ये फंक्शन बनाना है और हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि देखो मेरा फंक्शन क्या रिटर्न करने वाला है, एक वेक्टर ऑफ इंटीजर रिटर्न करने वाला है। जो भी रिटर्न करने वाला है वो लिख दो। फंक्शन का नाम क्या है, गेट वेक्टर नाम का फंक्शन है। ठीक है, ठीक है, और वही चीज करेंगे हम, यूजर से वेक्टर लेंगे और उसको रिटर्न कर देंगे। देखो यूजर को बोलते हैं कि हमको सी आउट एंटर, ठीक है, 3 नंबर, मतलब 3 नंबर का मेरा अरे या वेक्टर होगा। ठीक है, उस तीनों नंबर को ऑब्वियसली कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना, तो यहाँ भी फिर से वेक्टर बनाना होगा हमको। हाँ, यहाँ पे बनाते हैं भी नाम का ही बनाते हैं, बताएं कि ये भी और ये भी डिफरेंट है। ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है ना। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट लेंगे इस पी, तो यूजर से क्या करेंगे, 3 नंबर मांगे हैं ना, तो यूजर से इनपुट ले लेते हैं। 3 नंबर इनपुट लेने के लिए तुमको करना होगा फिर से 3 बार लूप चलाना होगा। ठीक है, 3 बार लूप चलाना होगा। उस 3 बार लूप को एक इंटीजर में सेव करना होगा और वेक्टर में लेना होगा। एक टेम्प नाम का इंटीजर ले लेते हैं, यूजर से जो वैल्यू मिला हमको टेम्प, और उसको वेक्टर में पुश बैक कर दिया। ऐसे वेक्टर में इंसर्ट करते हैं वैल्यू को टेम्प। ठीक है, ये हो गया, तुम वेक्टर यूजर से ले लिया। वेक्टर लेना तुमको बताए हैं, ऑब्वियसली वेक्टर का यूज कर रहे हो तो तुमको ऊपर में बताना होगा कि वेक्टर है मेरा, उसको यूज करने वाले हैं हम। ठीक है, ये वेक्टर अब ले तो लिए हो यूजर से, बस तुमको करना क्या होगा, रिटर्न कर दो v को, वेक्टर का जो नाम है उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, बन गया तुम्हारा प्रोग्राम। हम क्या किए, बस इतना ध्यान दो। बीच का अभी अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, अभी अगर ये बीच का नहीं समझ में आ रहा है तो इसको बाद में अच्छे से गौर से देखना, नहीं समझ में आएगा तो फिर से हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। अभी हम थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहे हैं, बस तुमको बता रहे हैं कि इतने तरह के रिटर्न टाइप मौजूद हैं तुमको। ठीक है, तो तुम एक बार गौर से देखना और हम इस चीज को अच्छे से फिर से डीप में देखेंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान दो कि वेक्टर ऑफ इंटीजर तुमको कहीं मिले, ठीक है, वेबसाइट पे वेक्टर ऑफ इंटीजर मिले तो तुमको क्या करना है भाई, रिटर्न वेक्टर करना है। एक वेक्टर बना लेना है और उसको रिटर्न कर देना है। देखो हम बी नाम का वेक्टर बनाए और उसको रिटर्न कर दिए, और उस वेक्टर में कुछ वैल्यू डाल दिए, वही टिपिकल तरीका से जिससे वेक्टर में वैल्यू को लेते हैं। ठीक है, और बाद में उस वेक्टर को सी आउट करवा दिए। ठीक है, देखो इस चीज को कंपाइल करके, g++ रिटर्न collection.cpp ए, अब देखो मांगेगा हमसे इंटर 3 नंबर, हम 1 2 3 दे दिए। देखो 1 2 3 मेरा सी आउट हुआ कि नहीं, ये हो गया तुम्हारा रिटर्न टाइप की एंड। रिटर्न टाइप में हमेशा क्या ध्यान देना होगा कि जिस टाइप का रिटर्न टाइप है, ओके, वो तुमको रिटर्न करना होगा। अगर वेक्टर ऑफ इंटीजर रिटर्न करने बोल रहा है तो तुम एक नया वेक्टर ऑफ इंटीजर बना लो फंक्शन के अंदर और उस चीज को रिटर्न कर दो लास्ट में। ये तुमको वेबसाइट पे मिलेगा बार बार। तुरंत से डाउट पूछो तुम लोग, अगर कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया, ऑब्वियसली हम अभी फास्ट चले हैं। ठीक है, यही लास्ट 5-10 मिनट्स काफी फास्ट हम आगे बढ़ गए, लेकिन इफ इन केस को अगर कोई डाउट होता है तो पूछो, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर है तो वेबसाइट विजिट करते हैं। ठीक है, ऐसे देखते हैं डाउट है कि नहीं, नहीं तो नेक्स्ट टाइम वेबसाइट विजिट कर लेंगे। ऑब्वियसली ज़्यादा देर क्लास को नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, हालांकि लॉन्ग हो जा रहा है, पर कोई बात नहीं। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो पूछो। ओके, उसके बाद देख। ठीक है, वैसे 1.5 घंटा हो चुकी है, देखो। ठीक है, तुमको बस कुछ ही पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, कि हमेशा याद रखना है तुम्हारा फंक्शन किस टाइप का होगा, मतलब फंक्शन का जब भी बनाओगे उसका रिटर्न टाइप पे फोकस करना है। ठीक है, उसका आर्गुमेंट पे फोकस करना है। ठीक है, कॉल करने वक्त जिसको तुम पैरामीटर बोल रहे हो उसका पैरामीटर पे फोकस करना है।
ठीक है, और किस टाइप, जो रिटर्न टाइप होगा उसी टाइप को रिटर्न करोगे। ओके, इससे ज़्यादा तुम्हारा फंक्शन में कुछ भी ध्यान नहीं देना। ओके, तो अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। उसके बाद क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं आज यहीं पे मीटिंग एंड ही कर देते हैं। ओके, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा और ऑब्वियसली ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सीपी का इंट्रो करवा देते हैं, तुमको बताते हैं कि कहाँ पे जाकर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जो कि मंडे को ले लेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे एंड कर देंगे, उसके बाद मंडे को ले लेंगे। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को कोई डाउट है तो पूछो, उसके बाद ठीक है देख। देखो, वही करेंगे हम फिर। सारा कोड को हमको क्या करना है, पुश कर देना है। ओके, वेबसाइट पर पुश कर देंगे सारा कुछ, वहाँ पे जाके तुम देख सकते हो। ठीक है, हम अभी पुश करते हैं। 3 कमांड तुमको लिखे ही हैं कि ठीक है, तो सारा मेथड लिख ही चुके हैं कि तुमको वेबसाइट पर पुश करने के लिए 3 कमांड है, जो बेसिक कमांड है। तुम्हारा जितना भी कोड हम लोग लिख रहे हैं कुछ नहीं करना है हमको, बस 3 कमांड है। ओके, वही तीनों कमांड को हमेशा git add period, git commit -m, ठीक है, और इसमें अपना मैसेज दे दो, जैसे कि हम देने वाले हैं day 12 रिसोर्सेस एडेड। ठीक है, और git पुश करो, सारा कोड हो जाएगा। तो सारा कोड अब गिटहब पे जा चुका है, तुम देख सकते हो वहां से भी। ठीक है, तो अभी तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग सीपी का इंट्रो कर लेंगे, क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा और हम नहीं चाहते हैं कि अभी 2 घंटे का क्लास हो जाए। ओके, तो कुछ है तो पूछो, और उसके बाद क्या करते हैं नेक्स्ट क्लास में। पुल करने के लिए बता दीजिए कैसे होगा। हाँ, तो यही देखो, पुल करने के लिए, जी सर। पुश करने के लिए तो देखो गिट पुश का कमांड। हालांकि पुल करने में ना तुमको बहुत सारा चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है कि तुम्हारा जो लोकल रिपोजिटरी जो है, ठीक है, लोकल रिपोजिटरी और जो तुम्हारा वहाँ पे रिमोट रिपोजिटरी है, दोनों सिंक में है कि नहीं है। नहीं तो पुल बहुत सारा इशू क्रिएट कर देता है। हालांकि अगर तुम क्लोन करने के बारे में बोल रहे हो तो तुम गिट क्लोन का यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि हम एक नया रिपो ही क्लोन कर लेते हैं, तो गिट क्लोन का यूज कर लो। तुम्हारा कमांड सीधा होगा गिट और क्लोन। ओके, और यहाँ पे जो भी रिपोजिटरी का यूआरएल होगा, ठीक है, जैसे कि मेरा क्या है github.com/ रुको पूरा लिख देते हैं, https://github.com// अब यहाँ पे लिखोगे learn to code.git। ऐसे अगर एंटर कर दोगे तो तुम्हारा क्या होगा कि वो पूरा का पूरा रिपोजिटरी क्लोन हो जाएगा। ओके, तो इससे उस रिपोजिटरी में जितना भी डाटा है वो तुमको आ जाएगा। तो ये एक तरह से पुल ही है, ये है तो पुल ही, लेकिन ये क्या करेगा कि रिमोट रिपोजिटरी पे जो कंटेंट मौजूद है तुमको वो तुम्हारे पास आ जाएगा, लेकिन ये एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देगा तुम्हारे रिपोजिटरी नाम का। ये ओरिजिनल पुल की तरह नहीं है। पुल में बहुत सारा फैक्टर ध्यान में रखना होता है, इसके लिए हम लोग अलग से देखेंगे। ओके, नहीं तो तुमको इशू क्रिएट होने लगेगा। अगर तुम लोकल में बहुत सारा काम कर लिए और रिमोट पे वो चीज़ नहीं है, ठीक है, और पुल कर देते हो, तो तुमको उसको क्या बोलते हैं, बहुत सारा एरर आने लगेगा कि दोनों सिंक में नहीं है। ठीक है, तो प्रॉब्लम होगा गिट पुल में। हालांकि गिट पुल को देख लेंगे हम लोग, गिट का एक और क्लास लेंगे। ओके, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, तुम लोगों को लॉग पढ़ना बता देंगे अच्छे से, ठीक है, रिवर्ट करना बता देंगे, प्रीवियस वर्जन में जाने के लिए बता देंगे कि कैसे हम प्रीवियस कमिट पे या कोई कमिट पे जाकर उसको चेंज कर सकते हैं, और उसमें कमिट मैसेज अमेंड कर सकते हैं, मतलब और भी मैसेज ऐड कर सकते हैं अगर कुछ चेंजेस लाना है तो, या कैसे 2-3 कमिट्स को मर्ज कर सकते हैं, तो वो सब देख लेंगे। ओके, तो उसको अभी नहीं देखते हैं क्योंकि वो फिर एक नया टॉपिक हो जाएगा और काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको पुल दिखाने लगेंगे तो। ठीक है, क्योंकि उसमें इशू आएगा और हम तुमको दिखाएंगे कि किस टाइप का इशू आता है, वैसा इशू क्रिएट करके तुमको दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए उसको छोड़ देते हैं,
फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि गिट क्लोन का जो तुम्हारा कमांड है ना, गिट क्लोन वाला कमांड, ये तुमको रिमोट पे यानी कि जो क्लाउड पे गिटहब पे जो भी कोड रहेगा वो तुम्हारे पास आ जाएगा। अगर अभी जो कमांड तुमको दिख रहा था वो कमांड अगर लिखते हो तो सारा कमांड तुमको क्या हो जाए, मेरा कोड जो है गिटहब पे वहां से तुम्हारे लोकल रिपोजिटरी में आ जाएगा। ठीक है, तो और नहीं है तो तुम एक चीज देख लो, तुमको देख लो, हम तुमको दिखाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम देखो यही चीज को हम वापस जाके, ठीक है, तुमको दिखाते हैं। ठीक है, और यहीं पे अगर हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं, फिर मेरा कमांड क्या था तुमको बताए थे, गिट क्लोन करने से ना, गिट क्लोन और https उस रिपोजिटरी का लिंक दो। हालांकि तुम रिपोजिटरी का लिंक कॉपी कर लोगे वेबसाइट से, ठीक है, हालांकि हमको लिंक याद है तो लिखोगे। देखो अब सारा का सारा कोड आ चुका होगा, यहाँ पे देखो एक फोल्डर बन चुका होगा लर्न टू कोड नाम से, और इसमें वो सब कुछ आ चुका है जितना भी हम लोग कोड लिखे हैं। देखो इसमें डे 12 तक का फोल्डर मौजूद है ना, और आज वाला फोल्डर में जाके देखो। ठीक है, यहाँ पे तुमको सारा कोड भी दिख रहा होगा जो आज किया हम लोग, रिटर्न टाइप, रिटर्न कलेक्शन। ओके, तो ऐसे तुम गिट क्लोन कर सकते हो। ठीक है, ये पुल कर रहा है, कंटेंट पुल कर रहा है रिमोट टू लोकल तुम्हारा, लेकिन ये सारा कंटेंट पुल कर रहा है और ये पूरा फ्रेश रिपो को ला रहा है। ठीक है, वहाँ पे जो रिपो मौजूद है वो सारा ले आ रहा है। ये तुम्हारा वो पुल नहीं है जो जनरली हम लोग गिट पुल के मदद से करते हैं। गिट पुल वाला तुमको अच्छे से बाद में बताएंगे। ठीक है, उसमें क्या क्या इशू है, इसके अलावा कोई डाउट? नो सर। तो ऐसा करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यानी कि मंडे को जो क्लास होता है उसमें हम लोग सीपी के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि अभी अगर उसको देखने लगे तो क्लास 2 घंटे से पार हो जाएगा। ठीक है, और इतना बड़ा करना सही भी नहीं है, उसको नेक्स्ट वाले में देख लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एंड कर देते हैं। ओके, गुड नाइट, और देख लेना अगर कोई डाउट होता है तो फिर मैसेज कर देना। ओके सर वो वाला चेक किए थे जो पहले, फिर से हम एक बार रिस्पांस हाँ, तुम्हारा देखे हैं 2 रिस्पांस आया हुआ है तुम्हारा। ओके, और तुम्हारा कोड भी देखें, तुम्हारा कोड में 1-2 जगह थोड़ा सा इशू लगा, वो बेटर हो सकता है, लेकिन काफ़ी अच्छा कोड लिखे हो तुम। हम देखें तुम्हारा आर्मस्ट्रॉन्ग का भी काफ़ी ठीक कॉन्सेप्ट था, मतलब अच्छा तरीके से सॉल्व किया, हालांकि वो और भी बेटर हो सकता है, लेकिन हाँ तुम्हारा गलत नहीं है। ठीक है, कहाँ कहीं कहीं इशू आ रहा है, थोड़ा सा बग है, लेकिन उसको फिक्स किया जा सकता है और काफ़ी आसान है। एक और डाउट था, जैसे मतलब वो था आर्मस्ट्रॉन्ग वाला जिसमें लास्ट में अगर कोई जीरो आ जाता है कोई डिजिट के बाद, तो उसमें दिक्कत देने लगता है। रिवर्स वाले में भी उसमें दिक्कत देने लगता है। रिवर्स वाला का क्या है ना कि अगर जैसे मान लो क्या हुआ था कि अगर 1000 है, मान लो 1000 है या कोई है, ठीक है, या 10 ही है, तो वो 0-1 है ना तुम्हारा, वो 0 एंड 1 होगा। और जब उसको तुम करोगे तो लीडिंग जीरो यानी कि फ्रंट में जो तुम्हारा 0 है उसको तो नेग्लेक्ट ही कर देगा, बाद में तुमको वैल्यू तो 1 ही ना शो करेगा। मतलब हम तुमको रिवर्स करने दिए और ओरिजिनल डिजिट देते हैं हम 1000, ओके, और जैसे ही तुम रिवर्स करते हो उसका आउटपुट आएगा तुमको 1। ठीक है, क्योंकि शुरुआती का 3 जीरो जो 1000 में 3 जीरो जो लास्ट में था वो इसमें लीडिंग जीरो हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में आ जाएगा 3 जीरो, और 301 को कंप्यूटर 301 नहीं दिखा के सिर्फ 1 दिखाएगा। यही तुमको थोड़ा सा इशू फेस कर। और सर लीडिंग जीरो वाला में भी नहीं होता है, जैसे हम चाहते हैं कि आउटपुट 1000 आए या 10 आए चाहे 100 आए, तो उसमें भी नहीं हो पाता है जैसे, तो उसको देख लेंगे। ठीक है, हाँ ऐसा भी होता है बिल्कुल, ठीक है, लेकिन उसको भी देखते हैं। वो इसलिए नहीं होता ना कि रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर में 0 जो होता है ना वो तुमको बग देने लगेगा। रिमाइंडर ना हर बार कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो वो तुमको बग देने लगता है, तो देख लेंगे उसको। ठीक है, जहाँ भी तुमको वो प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग देखेंगे। हम ये सारा क्वेश्चंस ना देखे हुए हैं, चुने हुए हैं। अभी देखो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं ना यहाँ पे। ठीक है, हम लोग अभी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कहाँ कर रहे हैं, इसको वेबसाइट पे जाएंगे और तुमको हम अच्छे से सॉल्व करके दिखाएंगे। हम बस ये चाह रहे हैं कि एक बार तुम वेबसाइट पे पहुँच जाओ और तुम लोगों का कंटिन्यू हो जाए प्रैक्टिस। ठीक है, और ये हो जाएगा नेक्स्ट क्लास से, एक क्लास के बाद से फिर तुम्हारा कंटिन्यू हो जाएगा।
उसके बाद डेली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं नेक्स्ट इसके क्लास अगले क्लास के बाद एक और जो क्लास होगा उसके बाद से हम लोग कंटिन्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तुम लोगों को चैलेंज भी मिलेगा, क्वेश्चंस भी मिलेगा, डायरेक्ट हम वहीं से पिक करके देंगे। ये सब छोटा मोटा प्रोग्राम, प्राइम नंबर, ठीक है, लैपिंड्रोम, पैलिंड्रोम, ये सब बनाने से कुछ नहीं होगा। अच्छा रियल क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं, जो बग आएगा वो सबको देख लेंगे, ओके, देख लेंगे, ठीक है। तो फिर मीटिंग एंड कर देते हैं, ओके, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में मंडे को, ओके। कल क्लास नहीं है, ओके, मंडे को मिलते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। सीपी मंडे को याद से कि हम लोग सीपी देखेंगे, क्या उसमें करते हैं, कौन कौन से वेबसाइट है, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। और फिर अब जल्द ही कुछ समय बाद हमको लगता है जल्द ही डीएसए भी स्टार्ट हो ही जाएगा। थोड़ा और वक्त लगेगा सी प्लस प्लस में, कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन कुछ डीएसए का भी पार्ट टच करेंगे अब हम धीरे धीरे, ठीक है। तो अब देखेंगे सब कुछ को एक साथ, ठीक है। तो फिर आज के लिए गुड नाइट, ठीक है, सेशन एंड करें, बाय बाय।